सुपर जीन 2 विकास। अध्याय 151 घेराबंदी। हर जगह मोटी धूल से ढका हुआ था जो इस ग्रह पर प्रकृति में अजीब है। सामान्य कणों के बजाय ये गुच्छों में आया बर्फ के टुकड़ों या जले हुए कागज की राख के समान। धूल थोड़ी घनी लग रही थी जिस पर चलने पर कुछ हद तक दृढ़ स्पंज पर चलने का एहसास हो रहा था, शायद ग्रह के कमजोर गुरुत्वाकर्षण के कारण भी। ऊपर से अंडा बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन करीब जाने पर लिनशेन को एहसास हुआ कि यह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये लगभग 1 मीटर व्यास का था और उसने अनुमान लगाया कि इसकी ऊंचाई 2 मीटर से ज्यादा होगी। ये धूल में धंसा हुआ था जिससे इसका मूल रंग और बनावट छिप गई थी, इसलिए लिनशेन ने एक तौलिया निकाला और धूल को पोंछ दिया। धूल के नीचे एक नीले स्टील के रंग का खोल था जो कुशलता से गढ़े गए ब्लू स्टील की याद दिलाता था। बाहर एक पानीदार ग्लेज था जो अर्ध पारदर्शी होने का भ्रम पैदा कर रहा था। एक बार जब लिनशेन ने इसे साफ किया तो अंडे का असली रंग उसके सामने पूरी तरह से उजागर हो गया। कोई आत्मा पैटर्न नहीं है, लिनशेन ने खुशी से कहा। आत्मा पैटर्न की अनुपस्थिति ने संकेत दिया कि अंडा संभवतः आरोही स्तर का नहीं था, बल्कि स्टील स्तर के बेस वेरिएंट प्राणी जैसा लग रहा था। रिंग माउंटेन में हरे लावा के उच्च तापमान के बिना बेस म्यूटेशन अंडा शायद नहीं फूट सकता था। शायद अंदर अभी भी तरल अवस्था में है, लिनशेन ने डेथ पाउडर को बाहर निकालते हुए सोचा। इसे भाले में बदलते हुए उसने सीधे बेस म्यूटेशन अंडे पर वार किया। इतने प्रयास के बाद उसे थोड़ी भूख लग गई थी, इसलिए उसने सोचा कि कुछ खाने को मिल जाए तो इतना बुरा नहीं होगा। भले ही यह फूट गया हो और आरोही प्राणी न हो, लिनशेन को डर नहीं था। डिंग! डेथ पाउडर की कील ने अंडे को नुकीले सिरे से मारा, केवल एक तीखी आवाज निकालने के लिए। बेस म्यूटेशन अंडे के खोल पर कोई निशान नहीं छोड़ा। क्या यह इतना कठिन है? लिनशेन कुछ हद तक हैरान था। हालांकि यह एक सामान्य वार था, लेकिन उसकी मौजूदा ताकत और डेथ पाउडर की तीव्रता के साथ एक मिश्र धातु अंडे को सीधे छेद दिया जाना चाहिए था। इससे लिनशेन को एहसास हुआ कि यह स्टील का अंडा नहीं था, यह बस एक प्रतीत होता था। यह शायद एक क्रिस्टल म्यूटेशन अंडा था। लिनशेन ने डेथ पाउडर को पकड़ लिया और फिर से वार किया, इस बार सुपर बेस आर्मर पियर्सिंग स्पाइक और सुपर बेस इंस्टेंटेनियस स्पीड का आह्वान किया। इन दो कौशलों की सहायता से क्रिस्टल बेस सामग्री भी एक छेद बना सकती है। डिंग! एक और तीखी आवाज सुनाई दी और लिनशेन के आश्चर्य के लिए इस वार ने अंडे के छिलके पर कोई निशान नहीं छोड़ा। ये काफी अजीब है। डेथ पाउडर के कौशल के साथ एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस अंडे पर भी कुछ निशान रहना चाहिए, फिर भी कुछ नहीं है। क्या यह एक असेंशन अंडा हो सकता है? इस बात से चिंतित कि उसने शायद कोई गलती की है, लिनशेन ने एक बार फिर उस विशाल अंडे का बारीकी से निरीक्षण किया। चाहे वह किसी भी तरह से देखे, अंडे पर आत्मा के पैटर्न का जरा भी संकेत नहीं था। वास्तव में यह संभवतः एक आरोही अंडा नहीं था। यह बहुत अजीब है। अगर यह आरोही अंडा नहीं है तो यह इतना कठोर क्यों है? लिनशेन ने सोचा और फिर फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन को बुलाया। अपने सभी पालतू जानवरों में से फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन की विनाशकारी शक्ति अब सबसे मजबूत थी। फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन विशाल अंडे के सामने प्रकट हुआ। उसने दोनों हाथों से अपनी महान तलवार को पकड़ लिया और अंडे पर सीधा वार किया। महान तलवार हिंसक बल के साथ विशाल अंडे पर गिरी और एक बार फिर से एक खरोंच दिखाई दी। ये वास्तव में लिनशेन को आश्चर्यचकित कर गया। 41 की ताकत और एक तेज हथियार से लैस होने के बावजूद फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन कोई निशान नहीं छोड़ पाया। इस विशाल अंडे का खोल कितना कठोर था। लिनशेन ने फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन को रुकने का आदेश नहीं दिया, उसने लगातार हमले जारी रखे। लगातार वार करने के बावजूद शेल पर एक भी निशान नहीं बन पाया। लिनशेन के पास फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन को रुकने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने एक बार फिर विशाल अंडे को करीब से देखा। क्या ये वास्तव में एक असेंशन एग नहीं हो सकता है? लिनशेन संदेह से भर गया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, कोई आत्मा पैटर्न नहीं थे और आत्मा पैटर्न के बिना ये संभवतः एक असेंशन एग नहीं हो सकता था। ये निश्चित था। मुझे बस कुछ खाने को चाहिए था, यह इतना मुश्किल क्यों है? लिनशेन कुछ उदास महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन भी उस पर कोई निशान नहीं छोड़ सकता था। ऐसा लग रहा था कि अंडा टूट नहीं सकता। जैसे ही लिनशेन अपनी निराशा में डूबा हुआ था, उसने अचानक एक दरार सुनी और उसे आश्चर्य हुआ कि अंडे के छिलके की सतह पर एक दरार दिखाई दी। दरार ऊपर से नीचे तक फैली हुई थी जिसने इसे पूरी तरह से घेर लिया था। इससे पहले कि लिनशेन कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, अंडे का छिलका 2 हिस्सों में खुल गया। लिनशेन जल्दी से पीछे हट गया, उसकी नज़र टूटे हुए हिस्सों के अंदर से निकल रहे जीव पर टिकी हुई थी। जैसे ही छिलका गिरा, लिनशेन ने अंदर एक अजीब जीव को सीधा खड़ा देखा। एक मानव जैसा जीव। लिनशेन ने एक नज़र डाली और भी तेजी से भागने लगा। वह जीव भारी कवच पहने हुए एक इंसान जैसा था। उसका कवच मुख्य रूप से कांस्य जैसा था जिसके किनारे हरे क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे।
लिनशेन ने पहले कभी इस तरह का बेस वेरिएंट प्राणी नहीं देखा था। स्टील तो स्टील ही था, क्रिस्टल बेस तो क्रिस्टल बेस ही था, लेकिन इस प्राणी में स्टील और क्रिस्टल बेस दोनों के गुण थे। चूंकि रिंग माउंटेन बहुत ऊंचा नहीं था और गुरुत्वाकर्षण बहुत कम था, इसलिए लिनशेन को शिखर तक पहुंचने में बस कुछ ही छलांगें लगीं। पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि बेस वेरिएंट प्राणी की आंखें उसके चेहरे के नीचे से हरे रंग की चमक छोड़ रही थीं, जो उसे ठंडी निगाहों से घूर रही थीं। लिनशेन के दिल में डर का एक झटका लगा। शुरू में उसने सोचा था कि जन्म के बाद प्राणी का पहला काम अंडे का छिलका खाना होगा, लेकिन वह वहीं खड़ा था, उसने खोल को एक नज़र भी नहीं बख्शा, उसका ध्यान सिर्फ उस पर ही था। नहीं, जब लिनशेन प्रार्थना कर रहा था तो प्राणी ने अचानक अपने पैर मोड़े और एक शक्तिशाली स्टॉम्प के साथ हवा में छलांग लगा दी। उसकी छलांग ने शरीर को पहाड़ की चोटी पर लिनशेन की ओर तोप के गोले की तरह उछाल दिया। ओह, चलो, मेरे पीछे आने के बजाय कुछ खाओगे। लिनशेन शिखर से नीचे कूद गया। उसी समय उसने अपना पेट लॉन्चर निकाला और बिग रेड बुल को बाहर निकाल दिया। जब वह उतरा तब तक वह बिग रेड बुल की पीठ पर पूरी तरह से सवार था और तुरंत घोड़े को पूरी गति से भागने के लिए उकसाया। बेस वेरिएंट प्राणी शिखर पर उतरा, भागते हुए बिग रेड बुल पर नजर डाली और पहाड़ से नीचे कूद गया और भी तेज गति से उसका पीछा किया। लिनशेन को निराशा हुई, बिग रेड बुल तेज नहीं था और उनके बीच का अंतर और भी कम होता गया। लिनशेन को लगा कि वह फंस गया है, वह भाग नहीं सकता था, न ही वह लड़ाई में जीत सकता था। वह काफी मुश्किल में था। अगर प्राणी का कवच पहले से ही इतना कठोर था तो उसकी ताकत और भी ज्यादा होनी चाहिए, वह उससे कैसे लड़ सकता था। लिनशेन ने पीछे देखा और प्राणी पर एक कमजोर जगह देखी। हालांकि वह जगह उसकी छाती और पेट के बीच में थी। गति के अंतर के कारण उस पर सीधे निशाना लगाना मुश्किल होने वाला था। ये देखकर कि भागना व्यर्थ था, लिनशेन ने दौड़ना बंद कर दिया। अपने दांत भींचते हुए उसने अपनी दोहरी बंदूकें निकाली और लगातार फायरिंग करता रहा, एक के बाद एक पालतू जानवरों को जमीन पर छोड़ते हुए प्राणी को घेर लिया। भले ही मैं तुम्हें मार न सकूं, लेकिन तुम्हें फंसाना काम करेगा। मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बस एक गोली मारनी है, लिनशेन ने गंभीरता से सोचा। एक पल में लिनशेन ने अपने सभी क्रिस्टल बेस और म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों को लॉन्च कर दिया था और 20 से ज्यादा पालतू जानवरों के साथ प्राणी को घेर लिया था। अध्याय 152, इसे पकड़ लिया। 20 से अधिक क्रिस्टल आधारित जीव सभी दिशाओं से इकाई पर टूट पड़े। लिनशेन को इसे नुकसान पहुंचाने की उम्मीद नहीं थी। जब तक वह इसे फंसा सकता था तब तक ये पर्याप्त था। उत्परिवर्ती बिग रेड बुल ने नेतृत्व किया और उस पर हमला किया। व्हाइट जेड टाइगर और ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन ने बाएं और दाएं से हमला किया और 3 उत्परिवर्ती ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड आकाश से गिरे, सीधे इसकी आंखों और गर्दन पर निशाना साधते हुए। अन्य क्रिस्टल आधारित जीव भी झुंड में आ गए। भले ही वे इसे मार न सकें, लेकिन वे इसे पकड़ने के लिए दृढ़ थे। शायद यह अभी अभी पैदा हुआ था और ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। इतने सारे पालतू जानवरों से घिरा हुआ, इसने तुरंत अपनी सबसे मजबूत शक्ति को प्रकट किया। इसके शरीर पर चमकदार क्रिस्टल प्रकाश पैटर्न की धाराएं चमकने लगीं। क्रिस्टलीय रेखाएं जो मूल रूप से केवल कवच के किनारों पर थीं, जल्दी ही इसके पूरे कवच में फैल गईं। एक पल में कवच रहस्यमय प्रकाश पैटर्न से ढक गया। पालतू जानवरों की भीड़ के हमले उसके शरीर पर पड़े, जो पूरी तरह से अप्रभावी थे। इसके बजाय उसने बिग रेड बुल के सिर पर लात मारी, जिससे वह हल्की तरह सैकड़ों मीटर पीछे की ओर चला गया। व्हाइट जेड टाइगर और ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन एक एक हाथ में सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिए गए, जमीन पर धंस गए और बड़े बड़े गड्ढे बन गए। 3 उत्परिवर्ती ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड उसके सिर से चिपके रहे, काटते रहे और पंजे मारते रहे, लेकिन उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। उन्हें उसके हाथों से पकड़ लिया गया, जो पीछे हट गए थे, और हिंसक रूप से जमीन पर पटक दिया गया। युवा, वास्तव में बहुत युवा। भले ही उसने उन अजीब प्रकाश पैटर्न का उपयोग न किया हो, लिनशेन के पालतू जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। अब जब वह प्रकाश पैटर्न की शक्ति का उपयोग कर रहा था तो वह स्पष्ट रूप से अपनी खुद की बहुत सारी ऊर्जा का उपभोग कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के लिनशेन ने अपने सभी क्रिस्टल आधारित प्राणियों को उस पर खुद को फेंकने का आदेश दिया, उसे खत्म करने के लिए अपने जीवन की कीमत चुकाने को तैयार। बख्तरबंद युद्ध देवता जैसे प्राणी ने एक क्रिस्टल आधारित प्राणी के सिर को मुक्का मारकर उड़ा दिया और फिर एक अन्य क्रिस्टल आधारित प्राणी को छाती में लात मारी, जिससे एक बड़ा छेद हो गया। लिनशेन ने और अधिक पालतू जानवरों को तैनात करना जारी रखा, अपने सभी मिश्र धातु पालतू जानवरों को निकाल दिया, केवल जियाओए, जियाना, डेथ पाउडर और फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन को रखा। बेस वेरिएंट प्राणी बिल्कुल भी रूढ़िवादी नहीं था। जब मिश्र धातु पालतू जानवर झपटते थे तब भी ये पूरी ताकत से हमला करता था। एक के बाद एक मिश्र धातु पालतू जानवरों को अलग अलग उड़ते हुए देखकर लिनशेन हैरान नहीं था, बल्कि वास्तव में प्रसन्न था। उसने चुपचाप अपने उत्परिवर्ती और क्रिस्टल आधारित प्राणियों को आराम करने दिया, जिससे मिश्र धातु पालतू जानवर पहले मौत का सामना करने लगे।
आखिरकार यह अभी अभी पैदा हुआ था और शक्तिशाली होने के बावजूद इसकी बुद्धि पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, निर्णय की कमी थी और सहनशक्ति भी एक चिंता का विषय थी। अन्य बेस वेरिएंट प्राणी जो अभी अभी पैदा हुए थे ऊर्जा को फिर से भरने के लिए अपने अंडे के छिलके खा लेंगे। उसने अपने अंडे का छिलका नहीं खाया और लिनशेन का पीछा करने के लिए बाहर निकल गया और अब कमियां स्पष्ट होने लगी थीं। जैसे जैसे प्रत्येक मिश्र धातु पालतू जानवर गिरता गया उसके शरीर पर प्रकाश पैटर्न धीरे धीरे मंद होने लगे। जैसे जैसे उसने अपने पालतू जानवरों को कम संख्या में मरते देखा और जब मिश्र धातु पालतू जानवर विनाश के करीब थे बेस वेरिएंट प्राणी पर प्रकाश पैटर्न अस्थिर हो गए और कोई भी उसकी ताकत और गति में गिरावट को स्पष्ट रूप से देख सकता था। बेशक चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो, प्रकाश पैटर्न के बिना भी लिनशेन के पालतू जानवरों को मारने में कोई समस्या नहीं थी जो अभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। ये हमेशा से प्रकाश पैटर्न का उपयोग कर रहा था जो एक अतिशयोक्ति थी, पूरी तरह से अनावश्यक और बेकार। अंत में बेस वेरिएंट प्राणी पर प्रकाश पैटर्न पूरी तरह से गायब हो गए और लिनशेन के हाथों में 2 लॉन्चर थे जो पालतू कैप्सूल से भरे हुए थे जिन्हें उसने एक बार फिर से उस पर पागलों की तरह फायर किया। हालांकि अब लोड किए गए कैप्सूल केवल आंशिक रूप से मिश्र धातु के थे, अधिकांश स्टील से बने थे। तेजी से आगे बढ़ते पालतू जानवरों को देखकर बेस वेरिएंट प्राणी ने एक के बाद एक मुक्का मारा जिससे उन पालतू जानवरों को सीधे विस्फोट कर दिया गया जो उस पर गोली चलाई गई थी। बैकवर्ड अपने उत्साह को देखते हुए उसने अपनी ओर बढ़ते कई क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों को लात मारकर भगा दिया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। लेकिन एक कुशल लड़ाकू भी कई हमलावरों से नहीं लड़ सकता और अंततः उसे ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन ने पीछे से पकड़ लिया। आमतौर पर भले ही उसे पकड़ लिया गया हो, क्रिस्टल बेस लेवल को उससे कोई खास परेशानी नहीं होगी। लिनशेन ने तेजी से गोली चलाई। ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन द्वारा पकड़े जाने के बावजूद बेस वेरिएंट प्राणी अभी भी अविश्वसनीय रूप से भयंकर था, एक के बाद एक पेट कैप्सूल फोड़ रहा था जो उसकी ओर उड़ रहे थे। जब व्हाइट जेड टाइगर और बिग रेड बुल ने उस पर हमला किया तो विवश बेस वेरिएंट प्राणी हवा में उछल गया और अपनी पीठ से चिपके ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को अपने साथ ले गया जिससे बीच में ही उनके हमले से बच गया। शेष 2 ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड जो अभी तक मारे नहीं गए थे उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और उस पर हवाई हमला किया। आखिरकार बेस वेरिएंट प्राणी आरोही नहीं था, हवा में दिशा बदलने में असमर्थ, उसने प्रत्येक हाथ से एक ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड को पकड़ लिया। जहां तक स्टील के पालतू जानवरों की बात है जो लिनशेन उस पर सीधे हमला कर रहे थे, बेस वेरिएंट प्राणी के पास अब उनकी परवाह करने का समय नहीं था। मिश्र धातु के पालतू जानवर जो उसके शरीर से टकराए वे मुड़कर ढेर हो गए, कुछ तो तुरंत ही टुकड़ों में बिखर गए। जब बेस वेरिएंट प्राणी खुद पर गर्व महसूस कर रहा था तभी अचानक उसने लिनशेन का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखा। अप्रस्तुत बेस वेरिएंट प्राणी को लिनशेन ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर से मारा, उसका शरीर तुरंत अकड़ गया और यहां तक कि उसके हाथ जो ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड्स को कुचलने की कोशिश कर रहे थे रुक गए। बेस वेरिएंट प्राणी को बोर्ड की तरह सख्त देखकर लिनशेन ने अपने भीतर खुशी की लहर महसूस की। एक्यूपॉइंट सीलिंग वास्तव में एक दिव्य तकनीक है, यहां तक कि इतने शक्तिशाली बेस वेरिएंट प्राणी को भी मैंने लकवाग्रस्त कर दिया है। बेस वेरिएंट प्राणी लगातार कांपते हुए जमीन पर गिर गया, मानो वह किसी भी क्षण एक्यूपॉइंट सीलिंग से मुक्त हो सकता है। जैसे ही बेस वेरिएंट प्राणी का शरीर फिर से हिलने लगा, लिनशेन ने एक बार फिर जोरदार प्रहार किया जिससे प्राणी का शरीर फिर से अकड़ गया। यह आदमी वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लिनशेन ने कहा, उसके सामने खड़े होकर और बेस वेरिएंट प्राणी को भागने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रुक रुक कर अधिक दबाव डालते हुए। ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता, मुझे उसे मारने या उसे वश में करने का कोई तरीका निकालना होगा, लिनशेन ने निराश होकर खुद से कहा। न तो उसे मारने में सक्षम और न ही उसे वश में करने का तरीका जानता हूं। लिनशेन ने दूसरों को ये कहते हुए सुना था कि कैसे ओयांग यूडू ने जंगली क्रिस्टल बेस प्राणियों को वश में किया। उन्होंने कहा कि वह क्रिस्टल आधारित प्राणी के ऊपर तब तक रहता है चाहे वह कितना भी लड़खड़ाए, जब तक कि वह पूरी तरह से थक न जाए, जिस बिंदु पर उसने अंततः उसे अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। लिनशेन को लगा कि यह इतना आसान नहीं हो सकता। अगर पालतू बनाने के लिए सिर्फ उन पर सवार होना जरूरी होता तो बेस वेरिएंट क्रिएचर को पालतू बनाने की चाहत रखने वाले एस्केंडर के लिए यह बहुत आसान होता। फिर भी अब तक ओयांग यूडू के अलावा किसी और ने जंगली बेस वेरिएंट क्रिएचर को पालतू नहीं बनाया है। इसलिए लिनशेन ने सोचा कि प्राणी को पालतू बनाने में ओयांग यूडू की सफलता की कुंजी उस समय से जुड़ी हुई होगी जब वे दोनों झील में गिरे थे। दुर्भाग्य से किसी ने नहीं देखा कि उस दौरान ओयांग यूडू ने क्या किया और लिनशेन चाहकर भी इसे नहीं सीख पाए। उन्होंने जल्दी से सूची बनाई। जो वेरिएंट पालतू जानवर बचे थे वे थे बिग रेड बुल, स्टोनमैन, व्हाइट जेड टाइगर और 2 ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड, जिनमें से सभी अलग अलग डिग्री पर घायल थे। फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन और डेथ पाउडर को नुकसान नहीं पहुंचा था क्योंकि उन्हें शुरू से ही लड़ाई में शामिल होने का आदेश नहीं दिया गया था। केवल 3 क्रिस्टल बेस पालतू जानवर और 2 मिश्र धातु पालतू जानवर बचे थे, जिसके परिणामस्वरूप लगभग पूरी तरह से विनाश हो गया था।
उसे स्थिर करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद लिन शेन ने अपना लक्ष्य पूरा किए बिना पीछे हटने से इनकार कर दिया। मैं उसे कैसे वश में कर सकता हूँ, लिन शेन ने सोचा, क्योंकि उसने थोड़े कम घायल ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन और उत्परिवर्तित बिग रेड बुल को बेस वेरिएंट प्राणी के अंडे के छिलके को वापस लाने के लिए रिंग माउंटेन भेजा था। बैकक्वोट अध्याय 153 पालतू जानवर का नाम। बैकक्वोट बहुत समय नहीं बीता था कि ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन और बिग रेड बुल ने अंडे के छिलके के दो हिस्सों को पीछे खींच लिया। बेस वेरिएंट प्राणी ने अपने सामने अंडे के छिलके को देखा और उसके हाव भाव में थोड़ा बदलाव आया। हालांकि उसकी निगाहें नर्म नहीं हुईं, बल्कि वह और भी ज्यादा उग्र हो गई। प्राणी ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, एक्यूपॉइंट सीलिंग नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की। जैसे ही वह थोड़ा हिलने में सक्षम हुआ, लिन शेन ने तुरंत एक और उंगली तकनीक लागू की। अपनी चाबी पेश करो और वे तुम्हारी हो जाएंगी, लिन शेन ने अंडे के छिलकों की ओर इशारा करते हुए उससे कहा। बेस वेरिएंट प्राणी ने लिन शेन को बुरी तरह घूरा, या तो वह समझ नहीं पाया कि उसने क्या कहा या उसके शब्दों के लिए पूरी तरह से तिरस्कार दिखा रहा था। नहीं सुनोगे हो तो चलो बस इसे जारी रखो और देखो तुम कितनी देर तक टिक सकते हो, लिन शेन ने उग्रता से कहा। उसके पास वास्तव में कोई बेहतर विकल्प नहीं था, क्योंकि प्राणी का शरीर बहुत मजबूत था और उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसे मारा जा सके। भले ही वह उसे मार सकता था, लेकिन लिन शेन वास्तव में ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। उसे मारने से केवल कुछ सामग्री ही मिलेगी, लेकिन अगर वह उसे अपना पालतू बना सके तो ये कहीं अधिक उपयोगी होगा। अपनी शारीरिक शक्ति और विनाशकारी क्षमता के साथ पूरी तरह से सक्रिय लाइट पैटर्न अवस्था में यह आरोही स्तर के प्राणियों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। लिन शेन को उम्मीद नहीं थी कि यह आरोही स्तर के प्राणियों को मारने में सक्षम होगा, उसे बस एक आरोही अंडे के खोल को तोड़ने के लिए इसकी आवश्यकता थी। इस ग्रह पर बहुत सारे आरोही प्राणी और आरोही अंडे थे और लिन शेन ने खाने के लिए कुछ चुराने की योजना बनाई। लेकिन आरोही अंडे बहुत कठोर थे और उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उन्हें तोड़ा जा सके। अगर वह इस प्राणी को वश में कर लेता तो समस्या हल हो जाती। इस समय कोई बेहतर योजना न होने के कारण लिन शेन ने शियाओए और शियाना को बुलाया। हालांकि वे भी फिजाइक फैटीग की तरह मांस और रक्त से बने थे, लेकिन वे इस ग्रह के वातावरण के अनुकूल हो सकते थे। जाओ बेस म्यूटेशन फ्लूइड इकट्ठा करो, लिन शेन ने उन्हें मृत पालतू जानवरों से बेस म्यूटेशन फ्लूइड इकट्ठा करने का आदेश दिया। ऐसा नहीं था कि लिन शेन भावनाहीन था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए अगर उसे कोई दूसरा भोजन नहीं मिल पाता तो उसे जीवित रहने के लिए बेस म्यूटेशन फ्लूइड पर निर्भर रहना पड़ता। शियाओए और शियाना ने लिन शेन के हाथों से पानी की थैलियां लीं और मृत पालतू जानवरों से बेस म्यूटेशन फ्लूइड इकट्ठा करने चले गए, एक ऐसा काम जिसके लिए केवल वे ही उपयुक्त थे। अन्य पालतू जानवर बहुत अनाड़ी थे, वे लड़ सकते थे लेकिन इस तरह के नाजुक काम करने में असमर्थ थे। जब शियाओए और शियाना बेस म्यूटेशन फ्लूइड इकट्ठा कर रहे थे, तब लिन शेन बेस वेरिएंट प्राणी के साथ गतिरोध में था। थोड़ी देर बाद बेस वेरिएंट प्राणी के शरीर पर अचानक लाइट पैटर्न चमक उठे। लिन शेन के हाव भाव थोड़े बदल गए और वह जल्दी से उसके एक्यूपॉइंट को सील करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इस बार लाइट पैटर्न की सुरक्षा के कारण उसकी उंगलियों से निकलने वाला बल बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सका। प्राणी का संघर्ष बंद नहीं हुआ और उसकी गति की सीमा धीरे धीरे बढ़ती गई। अच्छा नहीं, लिन शेन ने जल्दी से अपने पालतू जानवरों को वापस ले लिया और तेजी से दूर चला गया। जैसे ही लिन शेन ने सोचा कि वह भारी नुकसान उठाने जा रहा है, उसने अचानक देखा कि जियाना ने कैप्सूल के रूप में वापस जाने के उसके आदेश का पालन नहीं किया था, बल्कि इसके बजाय बेस वेरिएंट प्राणी की ओर बढ़ गई थी, जो लाइट पैटर्न से और अधिक ढका हुआ था और लगभग फिर से चलने में सक्षम था। क्या हो रहा है? वह एक स्टील लेवल है, वह उस बेस वेरिएंट प्राणी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती है ना? जैसे ही लिन शेन जियाना के इरादों के बारे में हैरान था, उसने देखा कि उसने बेस वेरिएंट प्राणी के सिर के ऊपर एक चीनी मिट्टी का लौकी रख दिया। ये वह नहीं था जिसकी लिन शेन ने उम्मीद की थी। उसने सोचा था कि जियाना लौकी को गले लगाएगी और बेस वेरिएंट प्राणी पर चिल्लाएगी, अगर मैं तुम्हें बुलाऊं तो क्या तुम जवाब देने की हिम्मत करोगे? प्राणी के सिर के ऊपर लौकी रखे जाने के साथ, जो थोड़ी बहुत हरकत कर पा रहा था, अचानक उसने पूरी तरह से हिलना बंद कर दिया, हालांकि उसका शरीर और भी हिंसक रूप से हिल रहा था। बेस वेरिएंट प्राणी के सिर पर चीनी मिट्टी के लौकी का वजन अनंत लग रहा था, जो इतनी जोर से दबा रहा था कि वह मुश्किल से हिल सकता था और उसे उससे लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। इसके प्रकाश पैटर्न चमकीले हो गए, फिर भी इसका शरीर नीचे की ओर दबा हुआ था। जियाना इतनी भयंकर है? लिन शेन ने अचंभित होकर देखा। बैकक्वोट जियाना हर दिन उस चीनी मिट्टी के लौकी को पकड़ती थी, जो बिल्कुल भी भारी नहीं लगती थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली निकली। बेस वेरिएंट प्राणी की ताकत के साथ भी यह इतना अधिक शक्तिशाली था कि इसका शरीर नीचे की ओर डूबता जा रहा था, अपने प्रयासों के बावजूद चीनी मिट्टी के लौकी के दमन से मुक्त होने में असमर्थ था। लिन शेन ने अपने मन में अनुमान लगाया कि यह शायद जियाना के कौशल में से एक था, न कि चीनी मिट्टी के लौकी का वास्तव में इतना भारी होना।
फिर भी स्टील स्तर पर एक कौशल जो ऐसे बेस वेरिएंट प्राणी को दबाने में सक्षम था, वह काफ़ी चौंकाने वाला था। इससे लिन शेन को प्राचीन क्षेत्र के राजा के साथ उनके रिश्ते पर और भी संदेह हो गया। बेस वेरिएंट प्राणी कांपने लगा, उसका आधा शरीर जमीन में धंस गया, फिर भी वह दमन से बच नहीं सका। उसके कांपते शरीर को देखकर अगर यह जारी रहा तो संभावना थी कि उसका कवच कुचल जाएगा। अचानक बेस वेरिएंट प्राणी ने जोर से चीख मारी और फिर अपने माथे से एक छोटी सी चाबी थूक दी। लिन शेन बहुत खुश हुआ, उसने चाबी पकड़ी और फिर उसे अपने कीहोल में डाल दिया। लिन शेन ने चाबी की जांच की, लेकिन बेस वेरिएंट प्राणी अभी भी नहीं हिला और यह बेस म्यूटेशन अंडे में तब्दील नहीं हुआ। जियाना ने हाथ बढ़ाया, चीनी मिट्टी के बर्तन लौकी को हटा दिया और तभी बेस वेरिएंट प्राणी का शरीर अचानक बदल गया, जल्द ही एक छोटे पालतू कैप्सूल में बदल गया। आपने एक सुपर बेस पालतू प्राप्त किया है, ड्रैगन हंटर जीवेस। एक अधिसूचना के साथ घड़ी कंपन करने लगी, एक संदेश प्रदर्शित किया। जीवेस का क्या मतलब है? क्या यह उसका नाम है? पालतू जानवरों के भी वास्तव में नाम होते हैं। लिन शेन कुछ हैरान था, पालतू जानवर का नाम होना कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लिन शेन ने ड्रैगन हंटर जीवेस के बारे में विस्तृत जानकारी को जल्दी से देखा, क्योंकि नाम वाला बेस वेरिएंट प्राणी उसे बहुत आकर्षित कर रहा था। ड्रैगन हंटर जीवेस सुपर बेस क्रिस्टल आधारित प्राणी, विकासशील, ताकत 41, गति 41, कठोरता 41, कठोरता 41, बेस म्यूटेशन दर 100%, सहज कौशल सुपर बेस ड्रैगन पैटर्न, सुपर बेस ड्रैगन की आत्मा, सुपर बेस ड्रैगन स्लेयर, सुपर बेस हॉर्ट ऑफ द ब्रेव। ड्रैगन हंटर जीवेस दुष्ट ड्रैगन का शिकार करने वाला महान योद्धा, ड्रैगन शिकारियों में सबसे शक्तिशाली। सुपर बेस ड्रैगन पैटर्न, हर बार जब जीवेस किसी दुष्ट ड्रैगन को मारता है तो उसकी ड्रैगन आत्मा उसके शरीर पर अंकित हो जाती है। जब ड्रैगन पैटर्न सक्रिय होते हैं तो ड्रैगन आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। सुपर बेस ड्रैगन की आत्मा, ड्रैगन के खून में स्नान करके प्राप्त की गई काया, लगभग अमर शरीर वाली। सुपर बेस ड्रैगन स्लेयर, ड्रैगन प्रकार के जीवों को दबाने वाली शक्ति है। सुपर बेस हॉर्ट ऑफ द ब्रेव, हॉर्ट ऑफ द ब्रेव की अवस्था में सभी विशेषताओं और कौशलों को एक निश्चित वृद्धि प्राप्त होती है। लिन शेन ने पहले कभी किसी पालतू जानवर के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी नहीं देखी थी। हालांकि ड्रैगन हंटर जीवेस की विशेषताएं फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन से बहुत अलग नहीं थीं, लेकिन युद्ध क्षमता बहुत अलग थी। जीवेस के पास 4 कौशल थे और चारों को असामान्य कहा जा सकता था। उसकी युद्ध शक्ति से यह स्पष्ट था कि इतने सारे कौशल संवर्धन के साथ उसकी युद्ध शक्ति किसी औसत आरोही से कम नहीं थी। ये बहुत मजबूत है। जीवेस के साथ क्या मैं चुपके से उन असेंशन एग्स को चुरा नहीं सकता था? उसके पास ड्रैगन हत्या करने की प्रतिभा है, जिसका अर्थ है कि ड्रैगन प्रकार के प्राणियों के खिलाफ क्षति बढ़ जाती है। उसे उन असेंशन एग्स को तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। लिन शेन को लगा कि उसका भविष्य उज्ज्वल है। पहले इतने सारे पालतू जानवरों को खोने की उदासी एक पल में पूरी तरह से ठीक हो गई। अध्याय 154, रहस्यमय चीनी मिट्टी। ड्रैगन हंटर जीवेस को बुलाया, उसे पहले अपने अंडे का छिलका खाने का आदेश दिया। लिन शेन की नज़र फिर शियाओए और शियाना पर पड़ी, लगातार उनका आंकलन कर रहा था। उसने शुरू में सोचा था कि उनके जन्मजात कौशल कुछ हद तक रहस्यमय थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह केवल रहस्य जितना सरल नहीं था। स्टील लेवल पर ड्रैगन हंटर जीवेस को दबाने में सक्षम होना वास्तव में बहुत कठिन था। उसी स्टील लेवल पर लिन शेन इतने सारे फायर सीड कौशल के साथ अभी भी जीवेस को दबा नहीं सका। फिर भी शियाना ने केवल एक चीनी मिट्टी के बर्तन के साथ ऐसा करने में कामयाबी हासिल की। लिन शेन को लगा कि यह केवल कौशल की शक्ति के कारण नहीं था। उसका ध्यान शियाना के हाथों में चीनी मिट्टी के लौकी की ओर गया और उसके दिमाग में कई विचार कौंधे। उसके दिल में एक परिकल्पना थी, अगर खजाने का बक्सा सच में प्राचीन क्षेत्र के राजा का खजाना बक्सा था, तो क्या ऐसी संभावना थी कि शियाओए और शियाना के पास जो चीनी मिट्टी के बर्तन थे वही प्राचीन क्षेत्र के राजा को सच में सबसे कीमती लगते थे? अन्यथा ये समझाना वाकई मुश्किल था कि एक साधारण स्टील लेवल प्राणी के हाथ में एक वस्तु इतनी भयानक क्यों हो सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उनके हाथों में मौजूद चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर सकता हूँ। लिन शेन ने लालच से उनके हाथों में मौजूद चीनी मिट्टी के बर्तनों को देखा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ महसूस हो रहा था। शियाओए और शियाना ने सहज रूप से अपने चीनी मिट्टी के बर्तनों को कसकर पकड़ लिया। लिन शेन ने जल्दी से अपनी आंखों में लालच को छिपाते हुए धर्मी ढंग से कहा, शियाओए, शियाना, मुझे अपने चीनी मिट्टी के बर्तन देखने दो। तुरंत उन्होंने चीनी मिट्टी के बर्तनों को अपने हाथों में पकड़ लिया और पीछे मुड़ गए, जैसे कि किसी चोर से सावधान हो रहे हों। स्पष्ट रूप से उसे सौंपने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम दोनों मेरे हो, मुझसे सावधान क्यों हो? लिन शेन ने अपने दिल में बड़बड़ाया। दूसरे विचार से वे वैसे भी भाग नहीं सकते थे। भविष्य में उनके पास बहुत समय और अवसर होंगे। धीरे धीरे उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर उसे चीनी मिट्टी के बर्तन प्राप्त करने का मौका मिलना तय था।
ऐसी खजाने वाली खूबसूरत पालतू लड़कियां, ये बिल्कुल सही है। अगर वे इंसान होती तो मैं उनसे शादी करना चाहता और उन्हें अपनी पत्नियों के रूप में घर ले जाना चाहता। लिनशेन ने यह भी महसूस किया कि अगर जियाओ और जियाना के हाथों में चीनी मिट्टी के बर्तनों से परिचित कोई व्यक्ति उन्हें देख लेता तो वह वास्तव में बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। मुझे भविष्य में और अधिक सतर्क रहना चाहिए, लिनशेन ने खुद को आंतरिक रूप से चेतावनी दी। जीवेस ने अपने सभी अंडे के छिलके खा लिए थे और ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी ठीक हो गया है, उसकी ताकत पूरी तरह से बहाल हो गई है। अच्छी चीज़ें खाने के बजाय मेरे पीछे क्यों भाग रहा है और मेरा पालतू क्यों बन रहा है? लिनशेन ने विजयी भाव से जीवेस को देखा, उसकी जानकारी को फिर से जांचा और यह अभी भी बहुत प्रभावशाली था। तुमने मेरे बहुत से पालतू जानवरों को मार डाला है, अब तुम्हारे लिए अपने कर्ज चुकाने का समय आ गया है। लिनशेन ने अपना सामान पैक किया और जीवेस के साथ दूसरे रिंग माउंटेन की ओर चल पड़ा। ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड्स ने एक खो दिया और शेष दो भी बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें बमुश्किल कोई लड़ने की ताकत बची थी। बिग रेड बुल और स्टोन मैन को भी काफ़ी चोटें आई थीं, लेकिन कोई घातक घाव नहीं था। उन्हें कुछ बेस म्यूटेशन फ्लूइड खिलाने से वे कुछ समय बाद ठीक हो जाएंगे। अजीब बात यह है कि व्हाइट ज़ैड टाइगर को सबसे हल्की चोटें आई थीं। लिनशेन मूल रूप से यात्रा के लिए उस पर सवार होना चाहता था, लेकिन जब वह चलता था तो वह बहुत ऊबड़-खाबड़ होता था, जो काफ़ी असुविधाजनक था, इसलिए उसे खुद चलना पड़ा और संयोग से अमर दरबार पर कदम रखने का अभ्यास करना पड़ा। ये वास्तव में चमत्कारी था। लिनशेन एक ही समय में 3 अलग-अलग विकास कौशल की खेती कर रहा था, फिर भी वे एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते थे, बिना किसी संघर्ष के। वह नहीं जान सकता था कि किसकी सहनशीलता अधिक मजबूत थी जिसने इस परिणाम को जन्म दिया। वह चलते समय अमर दरबार पर कदम रखना और सोते समय जीवन के लिए लालच और मृत्यु के भय का अमृत का अभ्यास कर सकता था। केवल चरम वातावरण में ही विकास सिद्धांत स्वचालित रूप से काम करेगा। 3 विकास कौशल बस एक आदर्श संयोजन थे। एक विशाल रिंग माउंटेन के ऊपर चढ़ते हुए लिनशेन ने पाया कि रिंग माउंटेन के अंदर पहाड़ की दीवारों पर हर जगह घोंसले थे और पेटेरोसॉर जैसे दिखने वाले आरोही जीव लगातार घोंसलों और हरे मैग्मा के बीच आवागमन कर रहे थे, जिनकी संख्या हजारों में होने का डर था। लिनशेन ने एक नज़र में एक विशिष्ट ब्लू पेटेरोसॉर को देखा। इसका आकार सामान्य ग्रीन क्रिस्टल पेटेरोसॉर से काफ़ी बड़ा था और जबकि आम पेटेरोसॉर हरे रंग के होते थे, यह नीला था, जो म्यूटेंट की गुणवत्ता का स्पष्ट संकेतक था। लिनशेन को और भी ईर्ष्या इस बात से हुई कि नीले पेटेरोसॉर के घोंसले के भीतर एक नीले खोल वाला एसेंशियन एग भी था, जो स्पष्ट रूप से एक म्यूटेंट एग था। क्या अफसोस है, यहाँ बहुत सारे पेटेरोसॉर हैं, म्यूटेंट एग को चुराने का कोई मौका नहीं है। लिनशेन ने काफ़ी देर तक देखा, लेकिन आखिरकार हार मानने का फैसला किया। वह इस तरह के उद्यम के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। कई और रिंग माउंटेन पर जाने के बाद भी कोई अच्छा अवसर या लावा से मुक्त कोई भी नहीं मिलने पर वह आगे बढ़ गया। एक और रिंग माउंटेन पर चढ़ते हुए लिनशेन ने अंदर देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। रिंग माउंटेन की भीतरी दीवार पर एक मंच पर 3 हरे क्रिस्टल अंडे के साथ एक पत्थर का घोंसला था, जो मानव सिर के आकार के थे, जिनके खोल पर ट्राइसेराटॉप्स के समान प्रकाश पैटर्न थे। रिंग माउंटेन के अंदरूनी हिस्से की छानबीन करने के बाद उसे कोई अन्य जीव नहीं दिखाई दिया। लिनशेन ने एक बार फिर ध्यान से देखा और फिर भी उसे कोई अन्य जीव नहीं मिला, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने व्हाइट ज़ैड टाइगर को नीचे भेज दिया। व्हाइट ज़ैड टाइगर मंच पर उतरा, चारों ओर देखा और कोई खतरा ना पाकर एक असेंशन एग को पकड़ा और वापस ऊपर कूद गया। सनकी कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे मारने का उसका प्रयास वास्तव में मेरे लिए एक बड़ा फायदा बन गया। लिनशेन ने असेंशन एग को पकड़ लिया, लगभग उत्साह महसूस करते हुए। यह एक असेंशन पालतू जानवर था, जिसे बेचने पर निश्चित रूप से बहुत अधिक कीमत मिलेगी। कई यात्राओं के बाद व्हाइट ज़ैड टाइगर तीनों असेंशन एग को बाहर लाने में कामयाब रहा। लिनशेन ने रुकने की हिम्मत नहीं की, उसने असेंशन अंडे लिए और भाग गया, जल्दी से खुद को उस रिंग माउंटेन से दूर कर लिया। एक गहरा गड्ढा पाकर लिनशेन उसके अंदर बैठ गया और अपने सामने 3 असेंशन अंडे व्यवस्थित कर दिए। ये असेंशन अंडे थोड़े समय में नहीं फूटने चाहिए, है ना? लिनशेन ने सोचा कि तीनों अंडों का क्या किया जाए। अधिकतम लाभ के लिए तीनों असेंशन अंडे वापस लाना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वे निस्संदेह अच्छी कीमत पर बिकेंगे। दुर्भाग्य से वह केवल स्टील लेवल पर था और भले ही वह असेंशन पैड्स को वश में कर ले, वे कैप्सूल अवस्था में बदल जाएंगे और असेंशन लेवल तक पहुंचे बिना सक्रिय नहीं होंगे। जैसे ही वह इस पर विचार कर रहा था, अचानक उसे दूर से एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। लिनशेन खड़ा हुआ और गड्ढे से बाहर झांका तो उसने देखा कि एक विशाल ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स पिछले रिंग माउंटेन की दिशा से हमला कर रहा था, शायद 3 असेंशन अंडों का मालिक। इस दृश्य ने लिनशेन को चौंका दिया, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उसे कुछ अप्रत्याशित मिला। रिंग माउंटेन से निकले ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स पर बर्फ की एक परत जमी हुई थी, जो लगातार जम रही थी। ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स की गति उतनी तेज नहीं थी जितनी लिनशेन ने कल्पना की थी,
यह उससे कहीं धीमी लग रही थी जिसे उसने पहले जेंग गुयुआन के साथ देखा था। क्या ये हो सकता है कि आरोही जीव रिंग माउंटेन को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि बाहर का वातावरण उन्हें नुकसान पहुंचाता है? लिन शेन को आश्चर्य और खुशी का मिश्रण महसूस हुआ। ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स को अपनी ओर बढ़ते देख उसने तुरंत गोली चला दी और जीवेस को छोड़ दिया। जैसे ही जीवेस जमीन पर उतरा, उसने ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स को अपनी ओर बढ़ते देखा और उसके प्रकाश पैटर्न तुरंत चमक उठे। एक दहाड़ के साथ ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स ने एक ग्रीन क्रिस्टल ट्राइडेंट उगल दिया जो हवा में जीवेस की ओर फेंका। अध्याय 155 ड्रैगन हंटर। लिन शेन ने जीवेस को घबराहट से देखा, अनिश्चित था कि क्या उसकी क्षमताएं आरोही प्राणियों से मुकाबला कर सकती हैं या ड्रैगन स्लेयर का ड्रैगन प्रकार के प्राणियों का दमन वास्तव में कितना मजबूत था। आखिरकार यह एक बेस वेरिएंट था जो आरोही पर चढ़ रहा था, चुनौती के स्तरों में वास्तव में एक बड़ी छलांग। ग्रीन क्रिस्टल ट्राइडेंट हवा में उसकी ओर बढ़ा, जीवेस के शरीर पर ड्रैगन पैटर्न और भी अधिक चमक रहे थे। जब तक ट्राइडेंट लगभग उसके ऊपर नहीं आ गया, तब तक जीवेस अचानक एक तरफ हट गया और साथ ही ग्रीन क्रिस्टल ट्राइडेंट के शाफ्ट को पकड़ लिया। एक तेज ऊपर की ओर झटके के साथ ग्रीन क्रिस्टल ट्राइडेंट जीवेस को आकाश की ओर ले गया, उसे हिलाने की कोशिश में हवा में लहराता हुआ। दुर्भाग्य से ट्राइडेंट के लिए जीवेस ने शाफ्ट को कसकर पकड़ रखा था, चाहे वह उसे कितनी भी जोर से हिलाने की कोशिश करे, वह दूर नहीं फेंका गया। ग्रीन क्रिस्टल ट्राइडेंट पर बर्फ की एक परत जम गई, जिससे ये साबित होता है कि इस ग्रह के पर्यावरण ने जीवन आधारों को भी प्रभावित किया है। ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स ने दहाड़ लगाई क्योंकि ट्राइडेंट ने अचानक दिशा बदली और ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स की ओर उड़ गया। ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स के 3 सींग सीधे जीवेस की ओर इशारा कर रहे थे, जो अभी भी ट्राइडेंट से चिपके हुए थे। अगर वह नहीं छोड़ते तो वह सीधे सींगों से टकरा जाते और तुरंत छेद हो जाते। जैसे ही ट्राइडेंट ट्राइसेराटॉप्स तक पहुंचा, जीवेस ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। जैसे ही ऐसा लगा कि वह प्राणी पर हमला करने वाला है, उसने अचानक अपनी पीठ को मोड़ा और अपनी बाहों से झूलते हुए खुद को ट्राइडेंट के शाफ्ट पर धकेल दिया और उसके ऊपर भारी रूप से उतर गया। ट्राइडेंट के मूल प्रक्षेपवक्र को इसे ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स के सिर के ऊपर ले जाना चाहिए था, लेकिन जीवेस की अचानक छलांग के कारण ट्राइडेंट का मार्ग तेजी से नीचे की ओर मुड़ गया। अविश्वसनीय गति और निकटता के कारण ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था और त्रिशूल उसके अपने सिर में घुस गया। बस ऐसे ही एक आरोही प्राणी मारा गया। ये कितना शानदार है! ड्रैगन हंटर जीवेस में वाकई कुछ खास है, लिन शेन ने बहुत आश्चर्य से देखा। हालांकि वह ये भी जानता था कि जीवेस वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स को उसने सिर्फ अपनी ताकत के कारण नहीं मारा था। ग्रह के वातावरण ने उसके मूल प्राणियों पर एक मजबूत नकारात्मक प्रभाव डाला। ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स ने अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं किया था, इसलिए जीवेस ने उसे आसानी से मार डाला। ग्रीन क्रिस्टल ट्राइसेराटॉप्स की गति को देखकर कोई यह अनुमान लगा सकता है कि इसकी गति शायद 50 से थोड़ी अधिक थी। लिन शेन इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था, जेंग गुयुआन का सामना करने के विपरीत, जहां उसकी आंखें उसके जीवन आधार की गति के साथ नहीं चल पा रही थीं। इस ग्रह पर वास्तव में क्या चल रहा है? यहाँ पैदा होने वाले जीव अपने पर्यावरण के अनुकूल क्यों नहीं होते, केवल रिंग माउंटेन के भीतर ही जीवित रह पाते हैं? लिन शेन को संदेह था। एक असेंशन लेवल सुपरसोस ट्राइसेराटॉप्स को मार डाला, एक फर्स्ट टन स्पिरिट बेस सुपरसोस ट्राइडेंट की खोज की। घड़ी ने एक प्रॉम्प्ट भी प्रदर्शित किया। वास्तव में ये केवल एक फर्स्ट टन स्पिरिट बेस है। लिन शेन ने तियानशिन से असेंशन लेवल के बारे में कुछ बातें पहले ही सीख ली थीं। असेंशन लेवल पर पहुंचने पर संघनित जीवन आधार फर्स्ट टन पर होते हैं और वे अन्य जीवों के जीवन आधारों को खाकर बढ़ सकते हैं। अधिकतम वृद्धि मूल्य 100 अंक है। 100 अंक तक पहुंचने पर कोई व्यक्ति अगले स्तर पर चढ़ने का प्रयास कर सकता है। हालांकि कोई व्यक्ति चढ़ना नहीं चुन सकता है, इसके बजाय जीवन आधार पुनर्जन्म का विकल्प चुन सकता है। विकास मूल्य को 0 पर रीसेट कर सकता है, लेकिन इस बार 110 अंकों की ऊपरी सीमा के साथ। एक बार जब वृद्धि मूल्य फिर से अधिकतम पर पहुंच जाता है, तो एक और पुनर्जन्म एक विकल्प होता है, जो वृद्धि मूल्य की ऊपरी सीमा को 120 अंक तक बढ़ा देता है। जितनी बार कोई पुनर्जन्म से गुजरता है, ऊपरी सीमा उतनी ही अधिक होती है और जीवन आधार उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। फिर भी प्रत्येक पुनर्जन्म के साथ वृद्धि मूल्य को बढ़ाने की कठिनाई भी बढ़ती है। पहले मोड़ पर किसी भी स्पिरिट बेस को खाने से विकास मूल्य में कई अंकों की वृद्धि हो सकती है, लेकिन कुछ मोड़ के बाद पहले मोड़ वाले स्पिरिट बेस का उपयोग करने से विकास मूल्य में शायद ही कोई वृद्धि होगी। ऐसा कहा जाता है कि सबसे अधिक 10वां मोड़ होता है, और यदि 10वां मोड़ वाला जीवन आधार अपने विकास मूल्य को अधिकतम कर लेता है, तो इसकी शक्ति पहले मोड़ वाले जीवन आधार से दोगुनी हो सकती है। लिन शेन भाग कर गया और सुपरसोस ट्राइसेराटॉप्स से असेंशन लिक्विड इकट्ठा करने के लिए पानी की थैली का इस्तेमाल किया। लिन शेन को नहीं पता था कि वह खुद असेंशन लिक्विड का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, इसलिए उसने इसे पहले इकट्ठा किया और बाद में वेईवुफू से पूछा। कुछ और स्पिरिट बेस होना भी अच्छा रहेगा।
साफ सफाई करने के बाद लिनशेन अफसरों की तलाश के लिए जिवेई को दूसरे रिंग माउंटेन पर ले गया। अब ये जानकर कि यहाँ के जीव रिंग माउंटेन के बाहर प्रतिबंधित हैं, लिनशेन को मानसिक शांति मिली। जब तक वह रिंग माउंटेन से दूर रहेगा उसे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। जब लिनशेन अफसरों की तलाश कर रहा था तब रियलम किंग प्लैनेट पर कुछ बड़ा हुआ। रियलम किंग प्लैनेट पर बेस वेरिएंट जीवों का शिकार करते हुए 100 से ज़्यादा बेस वेरिएंट की एक टीम का सामना बड़े पैमाने पर अल्ट्रा बर्निंग कोर से हुआ। हजारों अल्ट्रा बर्न योद्धाओं ने म्यूटेटर टीम को घेर लिया। 100 से ज़्यादा म्यूटेटर में से एक भी बच नहीं पाया, सभी मारे गए। ऐसी घटनाएं थोड़े समय में कई बार हुई थीं। प्रमुख परिवारों ने रियल्म किंग ग्रह में प्रवेश करने की अपनी योजनाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया था, क्योंकि उनके अपने म्यूटेटर की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती थी। रियल्म किंग ग्रह पर संसाधनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, प्रमुख परिवार सक्रिय रूप से समाधान की तलाश कर रहे थे, जिसमें कई परिवार अल्ट्रा बर्निंग कोर को खत्म करने के प्रयास के लिए एक कुलीन टीम बनाने के लिए सेना में शामिल हो गए। कई प्रयासों के बाद मनुष्यों और अल्ट्रा बर्निंग कोर को असंतोषजनक परिणामों के साथ जीत और हार का सामना करना पड़ा। गॉड्स लव बेस से ओयांग परिवार ने प्रमुख परिवारों से संपर्क किया, बड़े पैमाने पर संयुक्त ऑपरेशन की तैयारी की। अल्ट्रा बर्निंग कोर के मुद्दे को पूरी तरह से हल किए बिना प्राप्त संसाधन नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते थे। लिनशेन स्वाभाविक रूप से इन घटनाओं से अनजान थे, क्योंकि वह उस ग्रह पर विभिन्न सुपरसोर्स ड्रैगन का शिकार करने के अवसरों की तलाश जारी रखते थे। लगभग 1 महीने के समय में लिनशेन ने ड्रैगन हंटर्स के साथ मिलकर केवल 3 आरोही जीवों को मारा था, जो सभी फर्स्ट टन सुपरसोर्स ट्राइसेराटॉप्स थे। मुख्य कारण ये था कि लिनशेन ने उन उन्नत आरोही जीवों को छूने की हिम्मत नहीं की और उसने सामुदायिक आरोही जीवों को भड़काने की हिम्मत नहीं की। वह केवल कुछ एकाकी निम्न स्तरीय आरोही जीवों के पीछे जा सकता था, जिससे शिकार की गति काफ़ी धीमी हो गई। केवल सुपरसोर्स ट्राइसेराटॉप्स अधिक एकाकी और निम्न स्तर के थे, इसलिए उन्हें ही निशाना बनाया गया। जैसे ही उल्टी गिनती समाप्त होने वाली थी, लिनशेन ने अपना सामान पैक किया, अपने ग्रह पर लौटने की प्रतीक्षा में। मुझे आशा है कि वह अजीब व्यक्ति मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, लिनशेन ने मन ही मन प्रार्थना की। लिनशेन ने यह भी सोचा था कि अजीब व्यक्ति शायद सोचता होगा कि वह मर चुका है, इसलिए उनके द्वारा उसका इंतजार करने की संभावना अधिक नहीं थी। हालांकि किसी भी स्थिति के लिए लिनशेन ने फिर भी पूरी तैयारी कर ली थी। जैसे ही उल्टी गिनती खत्म हुई, लिनशेन के सामने का नज़ारा बदल गया और वह फिर से एक जानी पहचानी जगह पर पहुंच गया। सुपरसोर्स ट्राइसेराटॉप्स के शव के पीछे छिपकर लिनशेन ने तुरंत अपने ड्रैगन हंटर जीवेस को बुलाया। उसकी दोहरी बंदूकें तेजी से लगातार फायर हुईं और एक के बाद एक पालतू जानवर तेजी से उसके चारों ओर दिखाई दिए। सौभाग्य से उस अजीब व्यक्ति का कोई निशान नहीं था और लिनशेन ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह वास्तव में चला गया है। लिनशेन ने आकाश को देखा, सूरज अभी तक अस्त नहीं हुआ था, इसलिए उसने रात में चुपचाप बेस पर वापस जाने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने 3 आरोही प्राणियों के शवों को दफनाया और सूरज के अस्त होने के कठिन इंतजार के बाद लिनशेन चुपचाप डार्क बर्ड बेस पर वापस आ गया और दुकान पर अंकल लेई को खोजने चला गया। श्री लिनशेन, आपको सुरक्षित देखकर बहुत अच्छा लगा, लेई ने कहा। जब उसने लिनशेन को देखा तो लगभग रो पड़ा। इन दिनों लिन परिवार के लोग चिंता से पागल हो रहे थे। अगर लिनशेन को कुछ हो गया होता तो लेई को नहीं पता था कि वह लिन मियाओ को कैसे समझाता। अंकल लेई, क्या वह अजीब व्यक्ति अभी भी हमारे डार्क बर्ड बेस में है? लिनशेन ने पूछा। नहीं, आपके जाने के बाद वह अजीब व्यक्ति भी चला गया और तब से उसे नहीं देखा गया, लेई ने जवाब दिया। एक पल सोचने के बाद लिनशेन ने कहा, चलो अभी मेरे लौटने की खबर को चुप ही रहने दें। इसके अलावा एक और बात है, मैंने बेस के बाहर कुछ चीज़ें छिपाई हैं और आपको उन्हें वापस लाने में मेरी मदद करनी होगी। वे कहाँ हैं? मैं अभी लोगों को वहाँ ले जाऊँगा, लेई ने कहा। कुछ भरोसेमंद लोगों को ढूंढो, कुछ बड़ी गाड़ियाँ और तिरपाल ले आओ। हम बाहरी लोगों को उन्हें देखने नहीं दे सकते। चलो साथ चलते हैं, लिनशेन ने निर्देश दिया। ठीक है, लेई ने सहमति जताई, कुछ हैरान, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। जब लेई ने सुपरसोर्स ट्राइसेराटॉप्स के शवों को देखा तो वह तुरंत चौंक गया और अविश्वसनीय रूप से पूछा, लिन, क्या तुमने इन उन्नत प्राणियों का शिकार किया था? अध्याय 156 मिश्र धातु में पदोन्नति। बैकक्वोट। सुपरसोर्स ट्राइसेराटॉप्स की लाश को गोदाम में ले जाने के बाद लिनशेन और लेई ने चर्चा की कि शवों से कैसे निपटा जाए और फिर अकेले अपने निवास पर वापस चले गए। घर पहुंचने पर उसने वेई वुफू को अपने ही यार्ड में पाया, जिससे लिनशेन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके पास वेई वुफू से पूछने के लिए कई सवाल थे। संकी, वेई वुफू ने लिनशेन को देखकर सीधे पूछा। लिनशेन ने वेई वुफू को सारी घटनाएं सुनाई और कुछ सवाल पूछने का अवसर भी लिया। वेई वुफू ने अपना निर्णय देने से पहले बहुत देर तक सोचा। संकी की उत्पत्ति के बारे में वेई वुफू को भी कोई सुराग नहीं था। उसने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था, न ही उसे पता था कि संकी इंसान था या कोई विदेशी प्राणी।
सनकी की उत्पत्ति को स्पष्ट करने में असमर्थ, लेकिन जब आरोही प्राणियों के बारे में कुछ सवालों की बात आई तो वेई वुफू बहुत स्पष्ट थे। लिनशेन की निराशा के लिए वेई वुफू ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में म्यूटेटा आरोही तरल का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें निहित ऊर्जा बहुत भयानक थी, यहाँ तक कि एक क्रिस्टल आधारित प्राणी का शरीर भी आरोही तरल द्वारा तुरंत जारी की गई ऊर्जा का सामना नहीं कर सकता था और यह शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। अच्छी खबर का एकमात्र हिस्सा यह था कि वेई वुफू लिनशेन के लिए एक प्राइमवल अंडा वापस लाया था। वेई, क्या आप पहचान सकते हैं कि इन दो प्राइमवल अंडों में से कौन सा बेहतर गुणवत्ता का है? लिनशेन ने वेई वुफू को देखने के लिए तू शियाओदाओ द्वारा उसे दिया गया प्राइमवल अंडा निकाला। पता नहीं, वेई वुफू ने सीधे अपना सिर हिलाते हुए कहा। लिनशेन की निराशा को देखते हुए वेई वुफू ने अपने साथ लाए प्राइमवल एग की ओर इशारा किया और कहा, प्राइमवल एग दुर्लभ, इसे आजमाएं। आप कहते हैं कि यह प्राइमवल एग दुर्लभ है? लिनशेन को कुछ आश्चर्य हुआ। अगर वेई वुफू ने कहा कि यह दुर्लभ है तो यह खास होना चाहिए। काफी देर तक विस्तार से पूछने के बाद लिनशेन को आखिरकार समझ में आ गया कि वेई वुफू ने इस प्राइमवल एग को दुर्लभ क्यों कहा। आधे महीने पहले तियानचेन के नीचे एक बेस म्यूटेशन जोन, जो मूल रूप से अगोचर था, एक जानवर की ज्वार के साथ फट गया और उनमें कई आरोही प्राणी भी थे। वेई परिवार ने जानवर की ज्वार को पीछे हटाने के बाद वे सीधे बेस म्यूटेशन जोन में उतर गए, उस म्यूटेशन पॉइंट को पाया और इस प्राइमवल एग को वापस ले आए। उन्होंने सोचा था कि यह एक आरोही प्राइमवल एग है जिस तरह से म्यूटेटर को चढ़ने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि परीक्षण के बाद उन्होंने पाया कि यह अभी भी एक साधारण प्राइमवल अंडा था, ऐसा नहीं जो म्यूटेटर को ऊपर चढ़ने में सक्षम बना सके। ये बहुत अजीब था क्योंकि साधारण प्राइमवल अंडे से संक्रमित जीवों को आमतौर पर आरोही स्तर तक पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है। इस प्राइमवल अंडे से संक्रमित एक बेस म्यूटेशन जोन इतने सारे आरोही जीवों को जन्म दे सकता है। इसे एक आरोही प्राइमवल अंडा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। वेई, तियानचेंग में वास्तव में क्या चल रहा है? क्या 200 से अधिक वर्षों के बाद बेस म्यूटेशन जोन को साफ नहीं किया गया है? लिनशेन ने उलझन में पूछा। इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, वेई वुफू ने कहा। लिनशेन चौंक गए और जल्दी से विस्तार से पूछताछ की, तभी उन्हें तियानचेंग की परिस्थितियों की गंभीरता का पता चला। 200 साल से भी अधिक समय पहले प्राइमवल अंडे ले जाने वाले ट्रांसपोर्ट पॉड्स दुनिया भर में बिखरे हुए थे, जिससे कई बेस म्यूटेशन जोन बन गए। तियानचेंग में सिर्फ कुछ ट्रांसपोर्ट पॉड्स ही नहीं गिरे, बल्कि एक क्षतिग्रस्त ट्रांसपोर्ट शिप भी गिर गई जो तियानचेंग के पास की गहराई में जाकर सीधे नीचे गिर गई। ये संयोग ही था कि ट्रांसपोर्ट शिप जिस जगह पर गिरी वह मूल रूप से एक अथाह गड्ढा था और ट्रांसपोर्ट शिप धरती में गहराई तक जा गिरी और हजारों मीटर नीचे एक भूमिगत स्थान में विस्फोट हो गया। कोई नहीं जानता था कि भूमिगत स्थान में कितने प्राइमवल अंडे बिखरे हुए थे और 200 से ज्यादा सालों तक वेई परिवार को हर साल गुफा से निकलने वाले सैकड़ों जानवरों के ज्वार को पीछे हटाना पड़ा। वेई परिवार ने भी कई बार भूमिगत स्थान पर हमला किया था ताकि वहां मौजूद आदिम अंडों को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। दुर्भाग्य से जैसे जैसे वेई परिवार के सदस्य बड़े होते गए, वैसे वैसे भूमिगत स्थान में मौजूद मूल भिन्न जीव भी बड़े होते गए। हालांकि उन्होंने सैकड़ों मूल उत्परिवर्तन क्षेत्रों को पहले ही साफ कर दिया था, लेकिन मूल भिन्न जीवों की संख्या में कमी के बिना वृद्धि ही होती दिख रही थी, जिससे उन्हें अभी भी मौजूद आदिम अंडों की मात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये कहा जा सकता है कि अगर वेई परिवार न होता तो सभी मूल भिन्न जीव भूमिगत स्थान से बाहर निकल जाते, जिससे संभवतः अधिकांश मानव ठिकानों का विनाश हो जाता। इस वजह से वेई परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ी। उनके 1000 से ज्यादा सदस्यों की मूल वंशावली अब घटकर सिर्फ 13 रह गई। भूमिगत स्थान की रक्षा के लिए वेई परिवार के सदस्यों ने शायद ही कभी तियानचेन को छोड़ा हो। वेई परिवार के वे लोग जो आरोहण स्तर से परे थे, उन्होंने भी ब्रह्मांड में जाने का मौका त्याग दिया था। भूमिगत अंतरिक्ष को दबाने के लिए तियानचेंग में ही रहे, अपने पूरे जीवन में कभी तियानचेंग से बाहर पैर नहीं रखा। ये सब भूमिगत अंतरिक्ष में उभरी भयानक संस्थाओं को दबाने के लिए किया। तियानचेन के वेई परिवार को मानवता की अंतिम रक्षा पंक्ति के रूप में सम्मानित किया गया, सबसे मजबूत रीढ़ जो 200 से अधिक वर्षों के खून और आंसू के साथ साथ जीवन के अंतिम बलिदान के माध्यम से अर्जित की गई थी। एक शहर के लिए 1000 लोग, एक रक्षा के लिए 100 साल, ये 8 शब्द खून और हड्डी से गढ़ी गई एक किंवदंती थे। वेई परिवार के सदस्यों के अलावा तियानचेंग में अन्य लोग भी थे, जिनमें से कुछ ने भूमिगत अंतरिक्ष की रक्षा करने में वेई परिवार की स्वेच्छा से सहायता की, जबकि अन्य वेई परिवार का समर्थन करने के लिए प्रमुख परिवारों द्वारा भेजे गए उत्परिवर्ती थे। बेशक उनका समर्थन केवल वेई परिवार के लिए नहीं था, वे वास्तव में भूमिगत अंतरिक्ष के मूल उत्परिवर्तन संसाधनों के लिए लालायित थे। विवरण जानने के बाद लिनशेन को समझ में आया कि वेई वुफू जैसा कोई व्यक्ति क्यों मौजूद हो सकता है, और शायद केवल वेई परिवार ही उसके जैसे व्यक्ति का पालन पोषण कर सकता है। हमारा कर्तव्य निर्विवाद है। जब लिनशेन ने पहली बार वेई वुफू को ये शब्द कहते सुना तो उसने सोचा था कि वेई वुफू बहुत जिद्दी हो रहा है।
अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो वेई परिवार की जिद के बिना मानवता आज जिस स्थिति में है उसमें नहीं होती। बूढ़े वेई, क्या आपके पास अपने उत्थान के लिए पर्याप्त आदिम अंडे हैं? लिन शेन ने आह भरते हुए पूछा। वेई वुफू ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी मूल उत्परिवर्तन शक्ति का उपयोग किया और एक बैंगनी क्रिस्टल कवच ने उसके पूरे शरीर को ढंक दिया। क्रिस्टल बेस पर चढ़ गया। लिन शेन को अपने दिल में बेहद खुशी हुई। बूढ़े वेई द्वारा दिए गए आदिम अंडों को दूर रखते हुए लिन शेन अपने कमरे में लौट आया। उसी दिन मिश्र धातु में उत्थान के लिए आदिम अंडों का उपयोग करने की योजना बना रहा था। चूंकि वेई वुफू ने भी कहा कि उसे नहीं पता कि तियानचेन कितने समय तक टिक सकता है। एक बार तियानचेन के गिर जाने के बाद एक लापरवाह अमीर आदमी की जिंदगी जीने में बहुत देर हो जाएगी। उसे अपने स्तर को तेजी से बढ़ाना था। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद लिन शेन ने वेई वुफू द्वारा दिया गया आदिम अंडा निकाला और उसे सीधे निगल लिया। जिस क्षण आदिम अंडा उसके पेट में गया, लिन शेन के पेट में ठंड फैल गई, तेजी से उसके पूरे शरीर में भर गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। पहली बार के विपरीत कोई कोकून नहीं बना, क्योंकि बेस म्यूटेशन का कवच अपने आप सतह पर आ गया, जिसने लिन शेन के पूरे शरीर को ढक लिया। हालांकि इस बार बेस म्यूटेशन का कवच ठोस नहीं था, बल्कि एक गाढ़े तरल की तरह घूम रहा था। विकास सिद्धांत अपने आप काम करने लगा, जिससे अस्थि मज्जा तक ठंडक पहुंच गई। धीरे धीरे ठंड की अनुभूति गायब हो गई। उसका शरीर और भी गर्म होता गया, साथ ही उसका कवच भी, जो लिन शेन के शरीर से चिपके हुए पिघले हुए लोहे की तरह महसूस हो रहा था, मुड़ रहा था, हिल रहा था और रूप रंग ले रहा था। लिन शेन को एक ट्रांस में ऐसा लग रहा था कि प्रकाश की एक आकृति उसके शरीर के साथ ओवरलैप हो रही है। तरल पदार्थ आकृति की रूपरेखा के साथ आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे प्रकाश के समान आकार में जम रहा था। अध्याय 157 सुपर बेस पैटर्न। स्टील लेवल का कवच वास्तव में एक कीट के खोल की तरह है, अलंकृत और आकारहीन, केवल सुरक्षा की एक परत के रूप में शरीर पर फिट बैठता है। मिश्र धातु पर चढ़ने के बाद बेस म्यूटेशन सामग्री द्वारा परिवर्तित कवच स्पष्ट रूप से विभिन्न किनारों और रेखाओं के साथ कवच जैसा दिखता है। ये विकसित विकास कौशल से संबंधित है, क्योंकि कुछ कौशल मिश्र धातु के कवच में बड़े पैमाने पर परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि अन्य केवल मामूली परिवर्तन करते हैं। जब अलग अलग लोग एक ही विकास कौशल की खेती करते हैं, तो उनके मिश्र धातु के कवच में समान डिजाइन होते हैं। हालांकि वे समान नहीं होंगे, वे आमतौर पर काफ़ी समान होते हैं। इस प्रकार कवच के डिजाइन के आधार पर विकास कौशल की पहचान करना एक तरीका है, और सामान्य आधार परिवर्तन कौशल को पहचानना अपेक्षाकृत आसान है। बड़ी संख्या में अभ्यास करने वालों के कारण 5 मौलिक विकास कौशल को पहचानना और भी आसान है। मूल विकास सिद्धांत की खेती करने से बेस म्यूटेशन कवच में अधिक परिवर्तन होते हैं, जो इसे अन्य विकास कौशल की तुलना में कवच के समान कुछ में बदल देता है। लेकिन यह विकास सिद्धांत की मुख्य विशेषता नहीं है, क्योंकि विकास सिद्धांत के अनुरूप बेस म्यूटेशन कवच में परिवर्तन की परिवर्तनशीलता इतनी विशाल है, शैलियाँ बहुत भिन्न होती हैं, जिससे केवल आकार के आधार पर अंतर करना मुश्किल हो जाता है। विकास सिद्धांत को पहचानना अपेक्षाकृत आसान है, इसका कारण कवच पर ग्लिफ पैटर्न है। विकास सिद्धांत उन कुछ विकास कौशलों में से एक है, जिसके परिणामस्वरूप खेती के बाद कवच पर विशेष ग्लिफ पैटर्न बनते हैं, और ये ग्लिफ वास्तव में एक प्रकार की चित्रात्मक लिपि हैं। इसलिए यदि कोई बेस म्यूटेशन कवच पर चित्रात्मक ग्लिफ पैटर्न देखता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कवच पर कौन सा प्रतीक या वह कहाँ स्थित है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि विकास सिद्धांत की खेती की जा रही है। लिन शेन के बेस म्यूटेशन कारपेस में स्टील लेवल पर होने के समय की तुलना में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। मूल दर्पण प्रभाव अभी भी मौजूद है, लेकिन रंग और बनावट में कुछ बदलाव हुए हैं, स्टील के रंग से लेकर टंगस्टन स्टील जैसे काले रंग में। अब यह एक काले दर्पण प्रभाव जैसा दिखता है, और बनावट में ये पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा कठोर लगता है। डिज़ाइन भी काफ़ी खास है। जहां ज़्यादातर लोगों के कारपेस प्राचीन कवच की ओर झुकते हैं, वहीं लिन शेन के बेस म्यूटेशन कारपेस में ज़्यादा आधुनिक सौंदर्यबोध है। रेखाएं सुंदरता की कमी के बिना तरल हैं, और अलग अलग किनारे अचानक नहीं लगते, जिससे तकनीक का एहसास होता है। कारपेस पर चित्रात्मक ग्लिफ पैटर्न भी हैं, उनमें से कई बड़े करीने से व्यवस्थित हैं और लगभग पूरे कवच को कवर करते हैं। हालांकि दर्पण के भीतर की छायाओं की तरह ये पैटर्न बहुत मंद हैं और बिना नज़दीकी निरीक्षण के शायद ही ध्यान देने योग्य हैं। छाया जैसे पैटर्न न केवल कारपेट के समग्र सौंदर्य को बनाए रखते हैं, बल्कि वे मूल रूप से शुद्ध काले दर्पण प्रभाव में एक ठोस स्पर्श भी जोड़ते हैं। लिन शेन ने केवल दर्पण में प्रतिबिंब को देखा और सोचा कि बेस म्यूटेशन कारपेट अविश्वसनीय रूप से अच्छा था, लेकिन यह उसकी प्राथमिक चिंता नहीं थी। जहां तक सौंदर्य की बात है, लिन शेन को वास्तव में परवाह नहीं थी। उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखने वाली बात जन्मजात कौशल थे। उसने प्राइमल एग्स का इस्तेमाल किया, इसलिए अलॉय में चढ़ने के बाद जन्मजात कौशल प्राप्त न करने की संभावना लगभग शून्य थी। हालांकि प्राइमल एग्स का उपयोग करने में एक स्पष्ट कमी भी है। आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि अंडा किस तरह का जन्मजात कौशल प्रदान करेगा, बिल्कुल रैंडम ड्रॉ की तरह।
लिन शेन को डर था कि वह एक जन्मजात कौशल प्राप्त कर सकता है जिसका वह उपयोग नहीं कर सकता, जो काफी निराशाजनक होगा। उपयोगकर्ता सुपर बेस मिश्र धातु जीव विकसित करने योग्य। शक्ति 31, गति 21, कठोरता 21, कठोरता 21, आधार परिवर्तन दर 1%, जीवन सिद्धांत जीवन शक्ति सीमा 300, आधार परिवर्तन प्रतिभा सुपर बेस परिवर्तन सुपर बेस पैटर्न। सुपर बेस पैटर्न प्रत्येक रहस्यमय चित्रलिपि दुनिया के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है और खुद को बढ़ाने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से विश्व की शक्ति को आकर्षित कर सकती है। लिन शेन ने अपनी जानकारी को सीधे अपनी घड़ी से चेक किया, केवल इतना जानते हुए कि सुपर बेस पैटर्न एक ऐसा कौशल था जो खुद को मजबूत करने के लिए बाहरी ताकत खींच सकता था, लेकिन परीक्षण किए जाने तक प्रभावशीलता अज्ञात थी। परिणाम के बावजूद लिन शेन की कम से कम कई चिंताएं सच नहीं हुईं। हालांकि दूसरे प्राइमल एग की गुणवत्ता अज्ञात थी, फिर भी वह सुपर बेस एवोल्यूशन से गुजरा और कौशल में टकराव नहीं हुआ, इसके बजाय वे संगत लग रहे थे। बाउंडलेस स्ट्रेंथ कॉन्ट्रैक्ट से उसे जो वृद्धि मिली थी वह अभी भी मौजूद थी और उसकी पदोन्नति से प्राप्त शक्ति द्वारा अधिलेखित नहीं की गई थी। उसकी पदोन्नति से पहले डेथ पाउडर ने उसे पहले ही 10 अंक की ताकत प्रदान की थी। इन 10 अंकों के साथ उसने पहले ही मिश्र धातु स्तर पर 31 की ताकत हासिल कर ली थी, जो कि कुछ कमजोर क्रिस्टल बेस प्राणियों से भी अधिक मजबूत थी। डेथ पाउडर अभी भी बढ़ रहा था, ये सुझाव देते हुए कि यह उसे ताकत अंक प्रदान करना जारी रखेगा। लिन शेन ने तुरंत सुपर बेस पैटर्न का उपयोग करके ये जांचा कि यह कौशल उसे कितना लाभ प्रदान कर सकता है। सुपर बेस पैटर्न को सक्रिय करने पर दर्पण की सतह के नीचे छाया की तरह छिपे हुए चित्रलिपि एक साथ सफेद चमक के साथ खिल उठे। सफेद पैटर्न के साथ काला कवच, मानो चमक के अनगिनत बिंदु सभी दिशाओं से चमकते हुए सफेद ग्लिफ की ओर अभिसरित हो रहे हों। लिन शेन ने अचानक अपने शरीर के भीतर ताकत का उछाल महसूस किया, बढ़ती शक्ति की एक धार, मानो वह सभी धाराओं और नदियों को गले लगा रही हो। लिन शेन चौंका और प्रसन्न था, क्योंकि यह कौशल लगातार पुनःपूर्ति करने वाले औषधि या बेस म्यूटेशन द्रव पीने के समान था। इस कौशल के साथ वह लगभग बेस म्यूटेशन की शक्ति का अंतहीन उपयोग कर सकता था। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। इस कौशल के बिना भी विकास सिद्धांत के लिए धन्यवाद, वह लंबे समय तक बेस म्यूटेशन अवस्था में रह सकता था। यह कोई मुद्दा नहीं था। समस्या ये थी कि सुपर बेस पैटर्न की बाहरी ऊर्जा खींचने की क्षमता के साथ उसके सुपर बेस परिवर्तन की अवधि को बढ़ाया जा सकता था। जब तक अवशोषण दर खपत के साथ बनी रहती है, सैद्धांतिक रूप से वह अत्यधिक कमी के बारे में चिंता किए बिना अनिश्चित काल तक सुपर बेस परिवर्तन को बनाए रख सकता है। लिन शेन ने तुरंत अपने प्रयोग शुरू किए, ये देखने के लिए कि क्या सुपर बेस पैटर्न द्वारा खींची गई शक्ति सुपर बेस परिवर्तन की खपत के साथ बनी रह सकती है। विभिन्न प्रयोगों के बाद लिन शेन ने एक समस्या की पहचान की। सुपर बेस पैटर्न का प्रभाव क्षेत्र निर्भर था। क्षेत्र जितना अधिक स्थिर होगा, बिना अधिक हवा, बारिश, गरज, भूस्खलन, सुनामी या अत्यधिक तापमान परिवर्तन के, सुपर बेस पैटर्न का ऊर्जा अवशोषण उतना ही धीमा होगा। तूफानी मौसम या अत्यधिक ठंड या गर्मी वाले स्थानों में सुपर बेस पैटर्न ने अधिक तेजी से ऊर्जा खींची। यानी पर्यावरण जितना कठोर होगा, सुपर बेस पैटर्न उतनी ही तेजी से ऊर्जा खींच सकता है। सामान्य परिस्थितियों में सुपर बेस पैटर्न द्वारा खींची गई ऊर्जा केवल सुपर बेस परिवर्तन की अवधि को बढ़ा सकती थी, लेकिन इसे अनिश्चित काल तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पर्यावरण जितना कठोर होगा, लिन शेन उतने ही लंबे समय तक सुपर बेस परिवर्तन को बनाए रख सकते थे। सिद्धांत रूप में, जब तक वातावरण काफी खराब था, लिन शेन लगातार सुपर बेस चेंज का उपयोग कर सकते थे। यहाँ तक कि सामान्य वातावरण में भी सुपर बेस पैटर्न के संवर्धन के साथ आधे घंटे तक सुपर बेस चेंज का उपयोग करना कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा सुपर बेस चेंज का उपयोग करने के बाद शरीर की अत्यधिक क्षीण अवस्था पहले की तुलना में तेजी से ठीक हो गई, बिना लंबे समय तक कमजोरी के। अकेले सुपर बेस पैटर्न का उपयोग करने से लिन शेन को सहनशक्ति और धीरज दोनों में भारी वृद्धि मिली, जिसमें स्थायित्व पर प्राथमिक ध्यान दिया गया। एक निश्चित सीमा तक ऊर्जा संचित होने के साथ यह आसपास के क्षेत्र पर एक निश्चित प्रभाव भी डाल सकता है। सुपर बेस पैटर्न को एक सर्वांगीण बफ माना जा सकता है। एकमात्र निराशाजनक हिस्सा यह था कि यह संवर्धन केवल तब प्रभावी था जब सुपर बेस पैटर्न सक्रिय था, एक अस्थायी बफ के रूप में कार्य कर रहा था। अध्याय 158, वेई वुफू की जरूरत। कैसा है? वेई वुफू, जो शायद ही कभी लिन शेन के लिए चिंता दिखाने की पहल करता था, ने उसे देखा और अगले दिन उससे मिलने पर सक्रिय रूप से पूछा। प्रभाव बहुत अच्छा है और कौशल के साथ कोई संघर्ष नहीं है। लिन शेन ने सीधे बेस म्यूटेशन कार्पेस का उपयोग किया था, फिर सुपर बेस पैटर्न को सक्रिय किया। बुरा नहीं है। लिन शेन की व्याख्या सुनने के बाद वेई वुफू ने थोड़ा सिर हिलाकर जवाब दिया। बस बुरा नहीं है। लिन शेन को थोड़ा निराशा हुई। वेई वुफू से उपलब्धि की भावना प्राप्त करना बहुत कठिन था। मजबूत मिश्र धातु, बहुत कमजोर, वेई वुफू ने कहा। वेई, आप अपने शब्दों में थोड़े बहुत बेरहम हो रहे हैं।
क्या आप पहले मिश्र धातुओं के बारे में नहीं जानते थे? आप कुछ दिन पहले ही क्रिस्टल बेस पर चढ़े हैं और अब आप पहले से ही मिश्र धातुओं को कमजोर बता रहे हैं। लिनशेन लगभग वेई वुफू के शब्दों पर घुट गए। उसे अनदेखा करते हुए वेई वुफू ने बाहर आसमान की ओर इशारा किया और कहा, वहाँ हम चलते हैं। हमें रियल्म किंग प्लैनेट पर जाने की क्या जल्दी है? लिनशेन ने हैरान होकर पूछा। वेई वुफू ने धैर्यपूर्वक लिनशेन को समझाया, जो तब समझ गया कि वेई वुफू रियल्म किंग प्लैनेट क्यों जाना चाहता था। मूल रूप से लिनशेन ने सोचा था कि वेई वुफू रियल्म किंग टॉवर में रुचि रखता था, खासकर तब जब तियानचिंग में उन्हें पेट एक्सेलरेटर लॉन्चर जैसी वस्तुओं की बहुत आवश्यकता थी। वेई परिवार तियानचिंग नहीं छोड़ सकता था, इसलिए अन्य परिवारों के विपरीत वे एलियन दुनिया पर अपनी सेना स्थापित नहीं कर सकते थे और उन्हें एलियन तकनीक हासिल करने में कठिनाई हुई। उनके अधिकांश सामान अन्य परिवारों के साथ बेस म्यूटेशन संसाधनों का व्यापार करके प्राप्त किए गए थे। वे परिवार हमेशा उच्च कीमत वसूलते थे, इसलिए वेई परिवार को इन वस्तुओं की बहुत आवश्यकता थी। उस समय लिनशेन को लगा कि वे परिवार वास्तव में मरने के लायक हैं। क्या वे यह नहीं समझते थे कि यदि वेई परिवार गिर गया तो कोई भी भूमिगत स्थानों की रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा और पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी? हालांकि वेई वुफू की एक टिप्पणी ने लिनशेन को चुप करा दिया। अनिवार्य रूप से, यदि ग्रह विश्व समाप्त हो गया तो उनके पास अभी भी उनके एलियन वर्ल्ड परिवार होंगे और उन पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाद में लिनशेन को एहसास हुआ कि वह सही था। जो लोग पहले से ही एलियन वर्ल्ड पर पारिवारिक सेना स्थापित कर चुके थे, उनके लिए ग्रह विश्व कई प्रतिबंधों के साथ एक संसाधन विहीन ग्रह से अधिक कुछ नहीं था। बेस्वाद चिकन पसलियों के टुकड़े की तरह, त्यागने के लिए खेदजनक लेकिन स्वाद के लायक नहीं। उनके लिए मदर प्लैनेट अब केवल नए लोगों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर के रूप में कार्य करता था, अपने युवाओं को प्रशिक्षित करने का स्थान। वास्तव में एलियन वर्ल्ड पर सत्ता रखने वाले परिवारों में पैदा हुए युवा लोग शायद ही कभी ग्रह विश्व में वापस लौटे। वेई वुफू का रियल्म किंग प्लैनेट पर जाने का इरादा केवल रियल्म किंग टॉवर से पालतू लांचर के लिए नहीं था, वह मुख्य रूप से बड़ी संख्या में अल्ट्राबन हेलमेट और अल्ट्राबन बैटल सूट हासिल करना चाहता था। वेई वुफू इन वस्तुओं को अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए चाहता था जो स्वेच्छा से तियानचिंग में रहने और वेई परिवार को शहर की रक्षा करने में मदद करने गए थे। वेई वुफू ने पहले जो हेलमेट और युद्ध के कपड़े वापस लाए थे वे बहुत प्रभावी थे और उसने फिर से जितना संभव हो सके उतने वापस लाने की योजना बनाई। रियल्म किंग प्लैनेट पर अल्ट्राबन योद्धाओं ने पहले से ही एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है, हर बार कम से कम हजारों के समूहों में तैनात हैं। मुझे संदेह है कि यह सिर्फ हमला करने के लिए अपनी सेना को विभाजित करना है। वास्तव में वे शायद पहले से ही एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, जिनकी संख्या 20,000 से अधिक है, जिसमें क्रिस्टल बेस पर 2,000 से अधिक हैं। यदि आप और मैं ऐसी किसी सेना का सामना करते हैं तो हमें शायद बिना किसी नुकसान के बाहर निकलने में मुश्किल होगी। लिनशेन ने अपनी वापसी के बाद से जो स्थिति सीखी थी उसे याद किया। वेई वुफू स्पष्ट रूप से उससे अधिक जानता था और उसने 3 शब्द बोले, जिनशुई झील। यही एकमात्र विकल्प बचा है। लिनशेन ने सिर हिलाया, एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, मेरे पास एक आरोही स्तर की लाश और एक फर्स्ट टन स्पिरिट बेस है, क्या आप उन्हें अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई ज़रूरत नहीं। वेई वुफू को इन सामग्रियों में स्पष्ट रूप से रुचि नहीं थी। तियानचेन को और अधिक तकनीकी उत्पादों की आवश्यकता थी। यदि आप उन्हें नहीं चाहते हैं तो क्या आप तियानचिंग में वेई परिवार के नाम से इन वस्तुओं को बेचने में मेरी मदद कर सकते हैं और उन्हें किसी ऐसी चीज़ के लिए बदल सकते हैं जिसका मैं उपयोग कर सकता हूं, जैसे कि प्राइमल अंडे जो आरोही को प्रेरित कर सकते हैं। लिनशेन अब सोच रहा था कि कैसे एक प्राइमल अंडा प्राप्त किया जाए जो उसे आरोही बनने की अनुमति देगा। आरोहण के लिए यह एक आदिम अंडा होना चाहिए, अन्यथा वह अपने सभी पिछले प्रयासों को बर्बाद कर देगा और डबल लाइफ बेस से चूक जाएगा। बैकवर्ड। हालांकि तियानचिंग में भी ऐसे आदिम अंडे मिलना दुर्लभ है और बाहर तो और भी दुर्लभ है। दुनिया के सभी आदिम अंडे मिलाकर भी तियानचिंग में मौजूद अंडों के एक अंश से भी कम हैं, बस कोई भी वहां आदिम अंडों की सही संख्या दर्ज नहीं कर सकता। आरोहण आदिम अंडा प्राप्त करने के लिए तियानचिंग में कोई रास्ता खोजना होगा। तियान, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, वेई वुफू ने उदासीनता से कहा। लिनशेन जानता था कि यह असंभव है, उसने अपने कंधे उचका दिए और कुछ नहीं कहा। एक पल सोचने के बाद लिनशेन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं, लेकिन मैं अपनी पहचान नहीं बता सकता। वह अजीब आदमी सोचता है कि मैं पहले ही मर चुका हूं। अगर उसे पता चला कि मैं अभी भी जीवित हूं तो वह मुझे फिर से परेशान करने आ सकता है। अभी मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मेरे स्वर्गारोहण के बाद अगर वह मुसीबत की तलाश में आएगा तो मुझे डर नहीं लगेगा। अभी नहीं। वेशभूषा। वेई वुफू को नहीं पता था कि लिनशेन ने खुद को कैसे छिपाने की योजना बनाई है, क्योंकि कोई भी खुद को कैसे भी छिपा ले, लड़ाई के दौरान अनिवार्य रूप से कुछ निशान पीछे रह ही जाते हैं। वेशभूषा की कोई ज़रूरत नहीं है। लिनशेन ने तुरंत अपने बेस म्यूटेशन कारपेस का इस्तेमाल किया। मैं ऐसे ही जाऊंगा, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा।
समय। वेई वुफू कहना चाहता था कि अगर समय बहुत लंबा था तो लिन शेन शायद अपनी बेस म्यूटेशन अवस्था को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकता। मेरे लिए ये लंबा नहीं है। लिन शेन की प्रतिक्रिया ने वेई वुफू को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। रियल्म किंग प्लैनेट तक पहुंचने के लिए 3 दिन की समय सीमा थी, जिसका मतलब था कि लिन शेन को 3 दिनों तक अपनी बेस म्यूटेशन अवस्था को बनाए रखना था। वेई वुफू जानता था कि वह अपनी बेस म्यूटेशन अवस्था को लगातार इतने लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता, बीच में निश्चित रूप से एक रिकवरी अवधि की आवश्यकता होगी। लिन शेन ने कहा कि उसे कोई समस्या नहीं है और वेई वुफू ने उस पर विश्वास किया। इस धीरज ने वेई वुफू को भी थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। लिन शेन अपना सामान पैक करने चला गया, पहले अपने सामान को अपने बैग में रखा। बेशक वह अब तियानशिन के पैराडाइज बैकपैक का उपयोग नहीं कर सकता था और इसके बजाय एक अल्ट्राबन ट्राइब बैकपैक पर स्विच कर दिया। एंजल रिवॉल्वर को भी बैकपैक में रखा गया था, बस अगर बाद में इसकी आवश्यकता हो तो एक और का उपयोग करें जो एक वाइस कॉप्स कमांडर का था। ये केवल थोड़ा धीमा था, कोई बड़ा प्रभाव नहीं था। बिग रेड बुल का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन या डेथ पाउडर का नहीं। उसके अधिकांश अन्य पालतू जानवरों का भी उपयोग नहीं किया जा सकता था। वास्तव में लिन शेन ने इन पालतू जानवरों का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि उसके पास ड्रैगन हंटर जीवेस था जो इस बार उसकी यात्रा के लिए मुख्य बल था। हालांकि रियल्म किंग प्लैनेट पर अधिकांश बेस वेरिएंट जीव ड्रैगन प्रकार के जीव नहीं हैं, भले ही ड्रैगन हत्या प्रतिभा प्रभावी न हो, जीवेस की अन्य प्रतिभाओं के साथ ये बेस वेरिएंट जीवों के बीच लगभग अजेय है। सामान पैक करने के बाद लिन शेन और वेई वुफू एक साथ जिनशुई झील की ओर चल पड़े। जिनशुई झील पर पहुंचने पर दोनों ने पाया कि कुछ गड़बड़ है। वेई वुफू लिन शेन को वहां से बेस म्यूटेटर में शामिल होने के लिए सीकॉर्न बेस कैंप ले गए। सीकॉर्न बेस कैंप में पहुंचने के बाद उन्होंने पाया कि कैंप की निगरानी के लिए केवल कुछ ही लोग बचे थे, जिनमें से अधिकांश अनुपस्थित थे। पूछताछ करने पर वेई वुफू को पता चला कि विभिन्न ठिकानों के प्रतिनिधि एक संयुक्त ऑपरेशन पर चर्चा करने के लिए एक बैठक कर रहे थे। दोनों बैठक में जल्दी से पहुंचे। घटनाओं का एक ऐसा मोड़ जो उनके लिए फायदेमंद था। एक बड़े समूह के साथ लड़ाई में जाने का मतलब था कि उन्हें अल्ट्रा बर्निंग कॉर्प्स द्वारा घेर लिए जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जब वे बैठक स्थल पर पहुंचे तो वेई वुफू के वेई परिवार से जुड़े होने के कारण वे आसानी से कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर गए। तब उन्हें पता चला कि बैठक कक्ष के अंदर एक गर्मागरम बहस जोरों पर थी। अध्याय 159, क्या मेरे लिए सब कुछ करना उचित नहीं है। सभी प्रमुख ठिकानों पर लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि इस संयुक्त अभियान का समग्र कमांडर कौन होना चाहिए। इस अभियान में दर्जनों ठिकाने और लगभग 100 परिवार शामिल थे, जिनमें सुपर बेस के परिवारों की संख्या 1 दर्जन से अधिक थी। कुछ छोटे परिवारों और अकेले भेड़ियों को जोड़कर इस अभियान में भाग लेने वाले म्यूटेटर की संख्या लगभग 10,000 थी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को निश्चित रूप से एकीकृत कमान की आवश्यकता थी, लेकिन कमांडर कौन होगा। छोटे परिवारों और अकेले भेड़ियों को कोई आपत्ति नहीं थी, वे मुख्य बल का अनुसरण करने में खुश थे, लेकिन बड़े परिवारों के लोग अलग तरह से सोचते थे और समग्र कमांडर के पद के लिए होड़ कर रहे थे। लिन शेन ने कई परिचित चेहरे देखे। ओयांग यूडू, बाई शेनफेई, मो शेंकी, जुओ किंगलोंग, जुओ किंगमैंग और अन्य सभी वहां थे। जू तियानगे भी मौजूद थे, लेकिन उनके परिवार की ताकत को देखते हुए मुख्य मंच पर जगह लेना तो दूर, निचले स्टैंड में भी जगह बहुत पीछे थी। तेज तर्रार जू तियानगे ने वेई वुफू को देखा और जल्दी से उनके पास पहुंचे। भाई वेई, आप कब वापस आए। बोलते समय जू तियानगे ने वेई वुफू के बगल में लिन शेन की ओर देखा, लेकिन उसे पहचान नहीं पाए। अब उन्होंने जो कवच पहना हुआ था वह उन्हें पहले से बहुत अलग दिखा रहा था, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया कि वे वही व्यक्ति हैं। अभी क्या स्थिति है, वेई वुफू ने पूछा। ये बड़े परिवारों के लोग हैं जो ऑपरेशन के समग्र कमांडर बनना चाहते हैं। अभी 3 सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार स्वॉर्ड एलायंस से जुओ किंगलोंग, सीकॉर्न बेस से बाई शेनफेई और आर्म्ड बेस से हुआंग शियाओहू हैं। जू तियानगे ने उन्हें स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया। ओयांग यूडू उनमें से क्यों नहीं है। लिन शेन को यह अजीब लगा कि ओयांग यूडू की ताकत और प्रसिद्धि के बावजूद उसका उल्लेख नहीं किया गया। लिन शेन ने बोलते समय जानबूझकर आवाज़ बदलने की तकनीक का इस्तेमाल किया, ठीक उसी तरह जैसे उसने अपने चौथे भाई की नकल की थी, जिससे जू तियानगे उसकी आवाज़ को पहचान नहीं पाए। गॉड्स लव बेस सीकॉर्न बेस का समर्थन कर रहा है, वे मिलीभगत में हैं। उनका उम्मीदवार बाई शेनफेई है, जू तियानगे ने समझाया। तीनों सबसे लोकप्रिय उम्मीदवारों के पास कई बड़े परिवार हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं, यही वजह है कि वे सबसे आगे हैं। तुम्हारा नाम क्या है, दोस्त। अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद जू तियानगे ने लिन शेन को देखा और पूछा। बस मुझे तियान कहो, और यह मेरा भाई है, लिन शेन ने वेई वुफू की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। लिन शेन अभी भी तियानचेंग का सम्मान करते थे, क्योंकि तियानचेंग से किसी की नकल करना शर्मनाक नहीं लगता था। तो आप भाई तियान हैं। मैं यशेन बेस के जू परिवार से जू तियानगे हूँ, भाई वेई का भाई भी।
तो अब हम सब एक परिवार हैं, जू त्यानगे ने मुस्कुराते हुए कहा जब उन्हें पता चला कि लिन त्यानचेन के वेई परिवार से हैं। वे तीनों पीछे खड़े होकर कुछ देर तक सुनते रहे। प्रत्येक परिवार की अपनी राय थी और कोई भी दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं था। ये ढीली रेत के ढेर की तरह है, लिन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाते हुए कहा। इस दर पर भले ही एक कमांडर को जबरदस्ती चुना गया हो, लेकिन रियलम किंग ग्रह पर पहुंचने के बाद एकता की कमान संभालना मुश्किल होगा। लड़ाई झगड़ा ही वह काम है जिसमें इंसान सबसे अच्छे होते हैं, ये तो बस एक छोटा सा दृश्य है, जू त्यानगे ने हंसते हुए कहा। आधे दिन की बैठकों के बाद भी वे कमांडर चुनने में असफल रहे। उन्होंने अगले दिन वोट देने की तैयारी की और जो सबसे ज्यादा वोट पाता वह कमांडर बन जाता। जब बैठक समाप्त हो गई तो वेई वुफू लिन को सी कॉर्न बेस के प्रभारी व्यक्ति जुनजियान से मिलने ले गया क्योंकि उसके पास एजेंडा था। भाई वेई, मेरे साथ शिविर में वापस आओ। परसों ही रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस सक्रिय हो जाएगी और तब तक तुम देवी कंसोर्ट और अन्य लोगों के साथ प्रवेश कर सकते हो। जुनजियान ने वेई वुफू का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। वेई परिवार अपनी युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था और वे जहां भी जाते थे लोकप्रिय होते थे। वेई वुफू और लिन ने बस यही करने का इरादा किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने मना नहीं किया। लिन क्यों नहीं आए? बाई शेनफेई, जो जुनजियान के साथ चल रही थी, ने वेई वुफू को देखा और फिर उसके बगल में लिन को देखा और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वेई वुफू ने जवाब दिया, वह व्यस्त है। बाई शेनफेई ने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन मो शेंग की बहुत उत्सुक थी और उसने लिन की ओर देखते हुए कहा, क्या त्यानचेन का वेई परिवार भी विकास सिद्धांत की खेती करता है? स्वाभाविक रूप से वे करते हैं, लिन ने लापरवाही से जवाब दिया। मोशेंकी ने यह इसलिए पूछा क्योंकि महान परिवारों के सभी लोग जानते थे कि वेई परिवार के सभी सदस्य फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए का अभ्यास करते थे। फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए शक्तिशाली ब्रह्मांडीय फीनिक्स कबीले से उत्पन्न हुआ और यह कबीले के 9 महान रहस्यों में से एक है जो बाहरी लोगों को नहीं दिया गया। वेई परिवार की पहली पीढ़ी जिसने पृथ्वी पर कदम रखा, उसने ब्रह्मांड में अपने रोमांच के दौरान संयोग से इसे प्राप्त किया। तब से वेई परिवार के सभी सदस्यों ने फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए का अभ्यास किया है। वेई परिवार की प्रत्येक पीढ़ी में केवल एक व्यक्ति होता है जो पृथ्वी पर चलता है और इस पीढ़ी का पृथ्वी पर चलने वाला वेई वुफू था। बाहरी दुनिया के साथ त्यानचेन के सभी मामले पृथ्वी पर चलने वाले पर निर्भर थे जब तक कि वेई वुफू आरोही स्तर के शिखर पर नहीं पहुंच गया। फिर उसे अगले स्तर पर आगे बढ़ने के लिए त्यानचेंग लौटने की जरूरत थी, जिसके बाद वह केवल भूमिगत स्थान की रक्षा करने के लिए त्यानचेंग में रह सकता था और एक अन्य पृथ्वी पर चलने वाले को चुना जाएगा। ये तथ्य कि वेई वुफू को पृथ्वी पर चलने वाले के रूप में चुना गया था, ये दर्शाता है कि वेई परिवार के पास वास्तव में कोई और नहीं था। अन्यथा वेई वुफू, जो लोगों के साथ बातचीत करने में अच्छा नहीं था, पृथ्वी पर चलने वाले के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं होता। अगर कोई और व्यवहार्य व्यक्ति होता तो संभवतः वे वेई वुफू को नहीं चुनते। मेरा उपनाम वेई नहीं है, बस मुझे तियान कहो, लिन को समझाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह त्यानचेन के किसी व्यक्ति का दिखावा कर रहा था, वेई परिवार का नहीं, क्योंकि त्यानचेन को जानने वाले लोग जानते थे कि वेई परिवार में केवल कुछ ही सदस्य थे और अचानक कोई नया पूर्ण विकसित व्यक्ति नहीं हो सकता था। मैं समझ गया। मोशेंकी ने सोचा कि लिन उन लोगों में से एक था जो वेई परिवार को भूमिगत स्थान की रक्षा करने में मदद करने के लिए स्वेच्छा से त्यानचेन गए थे, इसलिए लिन के लिए किसी भी बेस म्यूटेशन कौशल का अभ्यास करना सामान्य था। जू त्यानगे को अलविदा कहने के बाद वे दोनों सी कॉर्न बेस के लोगों का पीछा करते हुए उनके शिविर में पहुंच गए। रात के खाने के बाद लिन झील के किनारे अकेले टहल रहे थे। वास्तव में वह अमर दरबार पर कदम रखने का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन दूसरों को ऐसा लग रहा था कि वह बस घूम रहे थे। जब वह कुछ दूर चला तो उसने अचानक बाई शेनफेई को इस तरफ से आते देखा। बाई शेनफेई को मोज़ेक में सजे देखकर लिन बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा कि शायद अब फायर सीड उनकी पहुंच से बाहर हो गया है। क्यों न फिर से कोशिश की जाए। जब वे झील के किनारे आमने सामने हुए तो बाई शेनफेई ने अचानक लिन को घूरते हुए कहा, मिस बाई, आप किस बारे में बात कर रही हैं? लिन थोड़ा चौंके। उन्हें पता था कि बाई शेनफेई को उनकी पहचान पर संदेह है, लेकिन फिर भी वे मूर्ख बने रहे। आपका भेष दूसरों को मूर्ख बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं, बाई शेनफेई ने ठंडे स्वर में कहा। क्यों न प्रतिभा सिद्धांत को एक और बार आजमाया जाए? विकास सिद्धांत चुनकर आप अपने भविष्य को एक दृश्यमान अंत तक सीमित कर रहे हैं जिसके साथ कोई अन्य संभावना नहीं है। बाई शेनफेई इतनी दूर चली गई थी कि लिन अब और दिखावा नहीं कर सकता था और केवल आहें भर सकता था। कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मेरी प्रतिभा ने निर्धारित किया है कि मैं प्रतिभा सिद्धांत को विकसित नहीं कर सकता। दृढ़ रहने का क्या फायदा? जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं तब तक संभावना बनी रह सकती है। प्रतिभा सिद्धांत प्रतिभा को देखता है, लेकिन इसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प की भी आवश्यकता होती है।
शायद अगर आप इसे विकसित करना शुरू नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प पर्याप्त रूप से दृढ़ नहीं है, बाई शेनफेई ने आगे कहा। ये सिर्फ एक इवोल्यूशन स्किल है और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए इतनी मेहनत करना ज़रूरी है। लिन शेन ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी, यह नहीं जानते हुए कि बाई शेनफेई उस पर टैलेंट थ्योरी का अभ्यास करने के लिए इतनी क्यों अड़ी हुई थी। क्या यह मेरे लिए कड़ी मेहनत करने लायक नहीं है? बाई शेनफेई ने अचानक ये कहा, जिससे लिन शेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। अध्याय 160 यी जिंगरेन। लिन शेन दंग रह गया। उसकी नज़र में बाई शेनफेई के शब्द किसी स्पष्ट स्वीकारोक्ति से कम नहीं थे। कोई आश्चर्य नहीं कि बाई शेनफेई ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि मैं उपहार सिद्धांत का पालन करूं। यह अच्छी तरह जानते हुए कि मैंने उपहार सिद्धांत में महारत हासिल नहीं की है, फिर भी उसने दूसरों से कहा कि मैं उसका उम्मीदवार हूं। मामला आखिरकार सुलझ गया। वह हमेशा से मुझसे गुप्त रूप से प्यार करती रही है। कोई आश्चर्य नहीं। ओह, मेरा अनूठा आकर्षण। लड़की, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें निराश किया और तुम्हारे स्नेह की सराहना करने में विफल रहा। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अगर मुझे ये पता होता तो मैं और अधिक प्रयास करता। लिन शेन अंदर से थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। लिन शेन को यह नहीं पता था कि बाई शेनफेई ने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि उसे लगा कि उसने उसके साथ सोया है। बेशक लिन शेन ने वास्तव में उसके साथ सोया था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उसने सोचा था। मैं वास्तव में और अधिक प्रयास करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे केवल कड़ी मेहनत से हासिल किया जा सकता है। लिन शेन को लगा कि वह उस महिला को चोट नहीं पहुंचा सकता जो उस पर गुप्त क्रश रखती है, इसलिए उसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। ये सुनने के बाद बाई शेनफेई कुछ देर के लिए चुप हो गई। वह जानती थी कि उपहार सिद्धांत ऐसी चीज़ नहीं है जिसे केवल कड़ी मेहनत करके हासिल किया जा सकता है, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन अब वह उलझन में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किस तरह के व्यक्ति से शादी करना चाहती है। इससे पहले कि वह गलती से सोचती कि लिन शेन के साथ कुछ हुआ है, उसका एकमात्र लक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जो उपहार सिद्धांत में महारत हासिल कर सके। ये स्वर्ग द्वारा किया गया चुनाव था और उसे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं थी। वह किसके साथ थी, यह महत्वपूर्ण नहीं था। जो मायने रखता था वह था उपहार सिद्धांत के साथ आगे बढ़ना। हालांकि उस घटना के बाद बाई शेनफेई की मानसिकता में एक सूक्ष्म परिवर्तन आया। अब बाई शेनफेई को भी नहीं पता था कि लिन शेन के प्रति उसकी भावनाएं वास्तव में क्या थीं। ज्यादातर उन्हें क्रोध और घृणा होना चाहिए था, यहाँ तक कि उसने अपने हाथों से लिन शेन की जान लेने के बारे में भी सोचा था, लेकिन वे पूरी तरह क्रोध और घृणा से बने नहीं थे। कम से कम उसने संकोच किया, अन्यथा वह उसी समय लिन शेन के खिलाफ कार्रवाई करती। इससे पहले वह लिन शेन को नापसंद नहीं करती थी। समय के साथ बाई शेनफेई ने सोचा था कि अगर लिन शेन उपहार सिद्धांत को विकसित करने में कामयाब हो जाती है तो वह खुद को ये दिलासा दे सकती है कि जो कुछ भी हुआ था वह सब स्वर्ग द्वारा व्यवस्थित था। लेकिन अब लिन शेन ने स्पष्ट रूप से विकास सिद्धांत को विकसित करने का विकल्प चुना था, जिससे वह बहुत निराश हो गई और खुद को सांत्वना देने के लिए उसके पास कोई बहाना नहीं था। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? बाई शेनफेई ने लिन शेन को ठंडी निगाहों से देखा। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचती, उसका गुस्सा बढ़ता जाता। इससे लिन शेन ने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। उसे पहले संदेह था कि बाई शेनफेई ने शायद गलत समझा होगा कि उसने कुछ किया है, लेकिन बाद में उसे लगा कि यह बहुत ही असंभव है। अब बाई शेनफेई को ये कहते हुए सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने शायद गलत समझा होगा। बाई शेनफेई, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था, मैं बस थका हुआ था और तुम्हारे बगल में सो गया था। लिन शेन ने खुद को यथासंभव चतुराई से व्यक्त करने की कोशिश की। वह बस यह नहीं कह सकता था, मैंने तुम्हारे साथ नहीं सोया, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। लिन शेन की बात सुनने के बाद बाई शेनफेई पहले तो हैरान रह गई, फिर उसे लगा जैसे उसके दिल से एक बड़ा पत्थर हट गया हो। राहत की भावना उसके ऊपर छा गई। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही हो? बाई शेनफेई अभी भी पूरी तरह से इस पर विश्वास नहीं कर पाए और फिर से पुष्टि की मांग की। बड़ी बहन, मैंने वास्तव में तुम्हें छुआ नहीं था। मैं भगवान की कसम खा सकता हूँ, तुम्हें भूमिगत स्थान से बाहर निकालने के अलावा मैंने सोते समय तुम पर एक उंगली भी नहीं रखी। सच में, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा, मुझे तुम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। लिन शेन गलतफहमी दूर करने की जल्दी में था और जल्दबाजी में उसने अपनी बात से ज्यादा कह दिया। बाई शेनफेई, जो शुरू में लिन शेन की बात सुनकर बहुत बेहतर महसूस कर रही थी, अचानक बाकी बातें सुनकर फिर से असहज महसूस करने लगी। तुम किसे बड़ी बहन कह रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है? बाई शेनफेई को बहुत बुरा लगा और लिन शेन की तरफ उसकी नज़र एक बार फिर ठंडी पड़ गई। हालांकि बाई शेनफेई ने छोटी उम्र से ही कभी भी पुरुषों और महिलाओं के मामलों पर ध्यान नहीं दिया था, फिर भी वह इंसान थी, मशीन नहीं। ये कहना असंभव था कि उसमें थोड़ी भी स्त्री भावना नहीं थी।
अब उसके चेहरे पर इस तरह से कहे जाने पर बाई शेनफेई असहज महसूस करने लगी। यह अच्छा है, मैं भी तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, बाई शेनफेई ने कहा और लिन शेन पर ध्यान न देते हुए जाने के लिए मुड़ गई। कृपया मेरी पहचान को फिलहाल गुप्त रखें, डाकबर्ड से संबंधित मामले के लिए मैं इसे आपके लिए भी गुप्त रखूंगा, लिन शेन ने पीछे से जल्दी से कहा। बाई शेनफेई ने जवाब नहीं दिया, उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया और जल्दी से चली गई। महिलाएं वास्तव में अजीब प्राणी हैं। जब कोई गलतफहमी होती थी तो वे मुझसे ठीक से बात करती थीं, लेकिन अब जब हमने इसे साफ कर दिया है तो वे क्यों मूडी हो जाती हैं। मुझे समझाने से पहले बेहतर पता होना चाहिए था, लिन शेन ने खुद से कहा, ये समझने में असमर्थ कि बाई शेनफेई क्या सोच रही थी। बाई शेनफेई के अपने तंबू में लौटने के बाद वह बहुत अधिक सहज महसूस करती थी। कुछ समय से यह मुद्दा उसके दिमाग पर भारी पड़ रहा था, जिससे वह कई चीज़ों पर विचार कर रही थी। वह खुद को लिन शेन को मारने के लिए नहीं ला सकती थी, लेकिन वह उसे माफ़ भी नहीं कर सकती थी। उसके दिल में हमेशा एक गांठ थी। आज उसने आखिरकार उस गांठ को छोड़ दिया और उसका दिल बहुत हल्का महसूस कर रहा था। लेकिन लिन शेन ने जो कहा था उसके बारे में सोचते हुए बाई शेनफेई को अपने दांतों के पीछे खुजली महसूस हुई। तुम्हें लगता है कि किसी भी एवोल्यूशन स्किल का अभ्यास करना एक जैसा है? खैर, मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूं कि टैलेंट थ्योरी इवोल्यूशन थ्योरी से कितनी अलग है। बाई शेनफेई ने अपने दिल में योजना बनाई, लिन शेन को एक कठोर झटका देने के तरीकों के बारे में सोचते हुए। अगले दिन वोटिंग मीटिंग के दौरान लिन शेन और वेई वुफू उपस्थित नहीं हुए। उनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कमांडर कौन बनता है, और उन्हें वैसे भी वोट देने का अधिकार नहीं था। जिनशुई झील के आसपास मूल रूप से सीटों पर कब्जा करने वाले केवल दर्जन भर या उससे अधिक बड़े परिवारों को ही वोट देने का अधिकार था, ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को नहीं। जब जुन जियान और अन्य वापस लौटे तभी लिन शेन को पता चला कि वोटिंग ने समस्या का समाधान नहीं किया था। कुल 17 वोट थे, जिसमें बाई शेनफेई को 6 वोट मिले, हुआंग शियाओहू को भी 6 वोट मिले और जुओ किंगलोंग को 5 वोट मिले। वे बाई शेनफेई और हुआंग शियाओहू के बीच फिर से मतदान करने की योजना बना रहे थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आखिरी समय में जुओ किंगलोंग के लिए एक अतिरिक्त वोट दिखाई दिया, जिससे तीनों उम्मीदवारों को 6-6 वोट मिल गए, जिससे मामला और जटिल हो गया। अचानक एक अतिरिक्त वोट आ गया। एक अतिरिक्त वोट कैसे हो सकता है? लिन शेन काफी हैरान थे। उन्होंने कभी ऐसी स्थिति के बारे में नहीं सुना था जहां मतदान के दौरान अचानक एक अतिरिक्त वोट आ सकता है। ये वोट याशेन बेस का है। आखिरकार वे मेजबान हैं और उन्हें मूल रूप से एक वोट का अधिकार था, मो शेंकी ने समझाया। लिन शेन को यह और भी अजीब लगा। याशेन बेस सिर्फ एक छोटा बेस था जो प्रमुख परिवारों पर निर्भर था। अगर इन बड़े परिवारों ने उन्हें मेजबान माना होता तो उन्हें शुरू से ही याशेन बेस के लिए जिनशुई झील के आसपास का क्षेत्र अलग रखना चाहिए था। वास्तव में उन्होंने याशेन बेस के लिए कोई स्थान आवंटित नहीं किया था। जू परिवार और लू परिवार रियलम किंग प्लैनेट में प्रवेश करना चाहते थे, फिर भी उन्हें उन प्रमुख परिवारों के क्षेत्रों से गुजरना पड़ा। याशेन बेस के पास पहले कोई वोट नहीं था, तो आज अचानक उसे एक वोट कैसे मिल गया? लिन शेन और वेई वुफू की उलझन को समझते हुए मो शेंकी ने टिप्पणी की, पहले याशेन बेस के पास कोई वोट नहीं था क्योंकि उनके पास पर्याप्त वजन नहीं था। कल याशेन बेस की स्थिति में सुधार हुआ। मेजबान के रूप में उन्हें एक वोट मिला और कोई भी इस पर आपत्ति नहीं कर सकता। उनका प्रतिनिधि कौन है? लिन शेन कल्पना नहीं कर सकते थे कि याशेन बेस अचानक इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। यी जिंगरेन की बेटी, मो शेंकी ने कहा। यी जिंगरेन की बेटी? ये सुनकर लिन शेन आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यी जिंगरेन नाम वाकई आश्चर्यजनक था।